मंडे फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों समीना के संग, जैसे आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लगाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी हो, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान की सियासत, जो जिमनी इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम नून लीग कामयाब हो गई, मगर पीटीआई का कहना है कि धांधली हुई है, और उमर अयूब का कहना है कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम जल्द से जुलूस करेंगे। तो आप बताइए क्या क्या हुकूमत इस तरह के काम कर, जो अपोजिशन है वो इस तरह की चीजें करने पे जा रही है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, अब जिमनी इलेक्शन को मानने के लिए तैयार नहीं है, और कहा जा रहा है कि हकीकत में पंजाब में पूरी की पूरी धांधली की गई और पंजाब में इतना जश्न मनाया गया इस चीज का। और सुनने में ये भी आ रहा है कि नवाज शरीफ मफाहमत करना चाहते हैं इमरान खान के साथ। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे? आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, ये तमाम सियासतदानों को इस वक्त एक पेज पे बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए? बड़ी कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी कुव्वतें जिन्होंने इस हुकूमत को बनाया है उनको जरूर गौर करना चाहिए कि वो मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। मुल्क बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है, मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा अगर उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा। सियासतदानों को चाहिए वो किसी के कहने में ना आए, बल्कि आपस में मिलके मुल्क को सही सिमत की तरफ लेकर आए। आपस में बैठे एक टेबल पे और गुफ्तगू करें, अपनी दुश्मनी को खत्म करें, एक दूसरे को ताने करना बंद करें, एक दूसरे पे तंज जो करते हैं उसको बंद करें, और आपस में बैठ के डिस्कस करें, एक टेबल पे बैठें, मुल्क के लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें। बहुत प्यारा मुल्क है। आप लोगों से भी पूछना यही चाह रहे हैं कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग की क्या राय है इसके अंदर? इन सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, या इसी तरह की जंग जारी रहना चाहिए, या हमें वो माजी की बातें याद करनी चाहिए कि माजी में भी यही हुआ था, हमेशा से यही होता चला आ रहा है, पुरानी कुव्वतें आती हैं, कुव्वतें बनाती हैं, कभी हुकूमत खुद आवाम के वोटों से नहीं बनी। सही इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते मुल्क के अंदर, क्यों नहीं होते? आखिर कौन होगा जो आके ये सिस्टम को चेंज करेगा कि साफ और शफाफ इलेक्शन करा सके? आवाम का को जो आवाम का हक है वोट देने का, उसको वो हक तो दिया जाए, और उसको उसका हक अदा भी करना चाहिए सही मायनों में। ऐसे बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कल सुनने में आता है कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर, आज फवाद चौधरी साहब बहुत पछता रहे हैं पीटीआई को छोड़ने के बाद। उनको बहुत अफसोस है। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया गया था कि मेरे पर 40 केस बना दिए गए थे, मैंने पीटीआई को छोड़ने के लिए इनकार किया तो उन्होंने इससे ज्यादा मेरे लिए बहुत बड़ा केस तैयार किया होता, जिसकी मजबूरी के तहत मैं खड़ा नहीं रहा। मगर आज मुझे अफसोस होता है, और मेरी फैमिली सामने आ गई थी जिसकी वजह से, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी फैमिलियों के खातिर पीटीआई को छोड़ा। मगर आज मुझे अफसोस होता है कि शायद मैं अल्लाह ताला के घर जाके जवाब दे या बंदा, अगर मैं आज पीटीआई के साथ खड़ा रहता और पीटीआई को ना ही छोड़ता। तो अब आप लोगों की भी इसी सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। आइए आके लफ्जों का चुनाव अच्छे से तक कीजिए, अपनी बात कीजिए और अपने लफ्जों पे कायम रहिए। सबसे पहले जाफरी भाई भी मौजूद है, मैं सबसे पहले जैदी भाई की तरफ जाऊंगी। जैदी भाई से लूंगी उनका मैसेज कि जैदी भाई की क्या राय है इन सब चीजों के बारे में। जैदी भाई क्या कहेंगे? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई। जाफरी चौधरी भाई, चौधरी साहब आपको अभी लेती हूँ, 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए जरा सा। जी जी चौधरी जी, जैदी भाई आपके देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम। जी। मेरे ख्याल से अब हम बात करें मुल्क के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। मुल्क के लिए जरूर बात करनी चाहिए, हमें अपने मैसेज मुल्क के लिए भेजना चाहिए। मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं कि जी आपको किसको लाइन अप करना है, आप किसको चाह रही हैं, आपका शो बहुत पॉपुलर हो रहा है, हम उस टीम को संभाल रहे हैं, हम फला की टीम को संभाल रहे हैं, हम मुस्लिम नून लीग के संभाल रहे हैं, हम पीटीआई को संभाल रहे हैं। हम वहाँ पे प्रोफेशनल लोगों को आपकी मैसेजेस भेजेंगे, और लोगों ने कहा है कि आप बताएं आप किसको चाह रहे हैं, लाइन अप करना किसको चाह रहे हैं।
तो हमने यही कहा कि हम करते हैं बात। अभी हमारा शो इस टाइम होता है कि सुबह मॉर्निंग का टाइम बहुत चेंज टाइम है। अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स का बंदा नहीं उठेगा, थोड़ा लेट उठ सकता है, तो कोशिश करेंगे कि कुछ लेट कुछ करें प्रोग्राम को। इतनी मॉर्निंग हम किसी को लाइन अप नहीं कर सकते, जबकि हम चाहते हैं कि वो भी आके बात करें। पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान की सियासत के बारे में गुफ्तगू करें, आके बताएं कि पाकिस्तान किस तरह से होगा। जिस तरह अभी जैदी भाई ने कहा, हमें मुल्क के लिए बात करनी चाहिए। आप बताएंगे जैदी भाई कि मुल्क में किस तरह बेहतरी आएगी, मुल्क का ही सही सिमत से कैसे जाएगा? जी सुनीता, तो मैं कहता कि हमें बात करनी चाहिए मुल्क की, और जिस पे हम ये सारी बहस करते हैं, एक लीडर से दूसरे लीडर से तीसरे लीडर, हमें कोई तामीरी बात करने के लिए तैयार नहीं। अब ये इलेक्शन हो गए, मुल्क में क्या हो रहा है, हम जो बात करते हैं वो जमीनी हकायक पे बात करते हैं। लेकिन मसला ये है कि इन तमाम चीजों से, इस तमाम सियासत से कोई मसला हल नहीं होगा। सियासतदान को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक साथ आके बैठना पड़ेगा, अगर वो मुल्क की बका चाहते हैं, राइट, क्रांति चाहते हैं। अगर वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो जिनसे आप डरते हैं वो फायदा उठाते हैं। जब मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूँ कि ये खेल जो है इलेक्शन और हुकूमत करना, ये सियासतदानों का काम है। तो सियासतदान इसके असूल क्यों तय नहीं करते? सियासतदान इसके कवायद क्यों नहीं बनाते? आपके पास पार्लियामेंट है, आप सब मिलके बैठ के एक इलेक्शन के लिए असूल क्यों नहीं बनाते जो सबको मंजूर हो? और ये क्यों तय नहीं करते? फिर बात हो जाएगी मिसाल से जमहूरियत की, कि मिसाल से जमहूरियत की तरह बात क्यों नहीं तय होती कि हम एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे कि ये जीत गया और हम हार गए, या हम जीत गए या वो हार गए। ये जब तक हमें बर्दाश्त नहीं होगी, जब तक हम एक नहीं होंगे, यकीनी तौर पे लोग इसका फायदा उठाएंगे। जी, सियासतदानों को आपस में बैठ के सोचना चाहिए कि वक्त बहुत गुजर गया, 76 साल का एक तवील अरसा है इस मुल्क में, इस मुल्क के लिए, और आने वाले वक्तों में अब ये कंडीशन आ गई है कि आपके बाद नौजायदा ममालिक जो है वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आप इस वक्त दुनिया में इंतहाई निचली सतह के मुल्कों में से एक मुल्क है। ना इंसाफ में है, ना आप माशी तौर पे आगे हैं, ना इंसानी कदरों में आगे हैं। किसी भी मुकाम पे आप देख लें, आप कहीं आगे नहीं है। चाहे वो खेलों की दुनिया हो, चाहे वो आपकी सियासी दुनिया हो, चाहे आप कारोबारी दुनिया हो, आप पूरी दुनिया में कोई चीज तो बेचते नहीं। आपके यहाँ से जाता क्या है पूरी दुनिया के? आप एटमी कुव्वत है, लेकिन उसके बावजूद आप बिजली के लिए मोहताज हैं, बिजली के लिए मजबूर हैं। आप सुई गैस दुनिया से दूसरों से मांगते फिर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी मशीनरी जो है वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं। क्या नहीं कर सकते आप? आपके अंदर मैन पावर नहीं है। 25 करोड़ की जिस मुल्क की आबादी हो और जो नौजवानों पर मुश्तमिल हो, जिसकी अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल हो, उस नौजवान नस्ल को आपने इसलिए लगाया हुआ है कि पूरी पूरी रात वो सिर्फ अपने सेल फोन के ऊपर यूट्यूब देखते रहे या टिकटॉक के ऊपर मसरूफ रहे। आपने लोगों को ये दिखाया है कि यूट्यूब बनाओ और उसको बेचो, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, और यही आपका जरिया आमदनी है। ये किस किस्म की हम अपने मुल्क की तरक्की और भलाई की काम करते हैं? हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ड्रामे के लिए तैयार कर रहे हैं उसे कि मेरा बच्चा ड्रामों के अंदर काम करेगा तो पैसा बना लेगा। उसको पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। तालीम आपके पास दूर से दूर होती चली जा रही है। तालीमी मेयार आपका गिरने से मजीद गिरता चला जा रहा है। आप कमाने के वो तमाम तरीके इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपको रातों रात अमीर बना दे। आपको जद्दोजहद की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं मेहनत करूं, लम्हा व लम्हा मेहनत करूं और कोई एक अच्छा और मजबूत मुकाम हासिल करूं कि जिसकी मजबूत बुनियादें। देखिए, जो ये फसली बुनियादों के ऊपर चीजें खड़ी होती है ना, वो कभी पायदार नहीं रह सकती। आप वक्ती तौर पे तो आगे हो सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर आप आगे नहीं जा सकते। आपको मुल्क के अंदर इनकलाबी काम करने होंगे, हर शख्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और इन तमाम चीजों से कतई नजर कि सिर्फ यही मुल्क को बचा सकता है या यही मुल्क को बचा सकता है, सब मिलकर क्यों नहीं बचा सकते? जिसकी जो सलाहियत है उसको वहां क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान के अंदर बेहतरीन कायदाना सलाहियतें हैं,
तो इमरान खान को बेहतरीन कायदाना सलाहियत से इस्तेमाल करने दें। अगर आप समझते हैं कि जरदारी साहब जो है वो बेहतरीन प्लानर है, बेहतरीन सियासतदान है, तो उनको बिठा के उनकी सियासत को मुल्क के मफाद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? अगर आप समझते हैं कि इमरान नवाज शरीफ की अरब ममालिक के अंदर बहुत बातचीत है, तो उनकी ये सलाहियत मुल्क के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं की जाती? क्या ये सब मिलके अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर सकते? लेकिन सारा मसला ये है कि हमें इख्तिदार चाहिए ऐसा कि जहां सिर्फ मैं हूं, बाकी कोई ना हो। और ये गुज़िश्ता 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि हर एक ये चाह रहा है कि बस मैं हूं और बाकी कोई ना हो। जी, ये नहीं हो सकता। अब मुस्लिम नून लीग भी यही चाह रही है कि सिर्फ मैं हूं और बाकी कोई ना हो। ये नहीं हो सकता कि आपके मुल्क में के अंदर एक पार्टी निजाम चले, जी, सिर्फ एक ही पार्टी राज करे, बाकी कोई नहीं करे, या बाकी सब चोर हों और मैं सबसे अमीर हूं या मैं फरिश्ता हूं। भाई आप सब लोग इस मुल्क का सासा हो, आप सब लोग इस मुल्क का खजाना हो। आप सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस खजाने को मुश्तरका तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आवाम को सोचना चाहिए कि हमें अपने तालीमी मेयार को कैसे बेहतर बनाना होगा। आवाम को ये सोचना होगा कि हमने अपनी सनती पैदावार को किस तरह बढ़ाना होगा। आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी जिम्मेदारी का जो टैक्स है वो किस तरीके से अदा करें। मुल्क नहीं बनते, मुल्क नहीं तरक्की करते अगर आप टैक्स नहीं देंगे। जी, अरबों रुपए, खरबों रुपए के पैसे सिर्फ हम टैक्स में खा जाते हैं। तो हम IMF के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरबों रुपए की आपके यहाँ बिजली चोरी होती है, खरबों रुपए आपके सिर्फ पार्लियामेंट के अरकान को दिए जाते हैं। पता नहीं कितने अरब रुपए आप कैलकुलेशन करें तो सिर्फ इन सरकारी मुलाजमीन की मराद को दिए जाते हैं। कहाँ की ये सारी चीजें? आपको इनकलाबी फैसले करने होंगे, सबको मिलजुल के फैसले करने होंगे, वरना हम किसी तरीके से अपने दुश्मनों को आगे जाता हुआ देखते रहेंगे और हम अफसोस से हाथ मलते रहेंगे। जी, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के लिए। हमारी जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बुराइयां करते रहें और 10 मिनट 5 मिनट बैठ के फला पार्टी को गाली दे दें, फला पार्टी को गाली दे दें, फला पार्टी की तारीफें कर दें, तो उससे मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। मैं इस यहाँ बैठ के पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या सोचता हूँ या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर रहा हूँ, या पाकिस्तान में अब आप ये देखें ना कि कितनी औरतों को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है। भाई क्यों नहीं रिहा कर रहे? आज तक कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि लेडीज को इतना टाइम तक गिरफ्तारी में रखा जाए जेल में, और बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके बैठा हुए बंद करे हुए। ये बात नहीं मालूम ना, जो आप बात वो करती है कि आज तक कभी नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको कहता हूँ, आप कहती हैं कि पहले की बात लेके आते हैं। नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, मगर आप खुद इंसाफ की बात है ना, और सबके सब खामोश बैठे हुए, कोई आवाज नहीं उठा रहा इस चीज के लिए, सिर्फ लड़ रहे हैं अपनी सीटों के लिए। आज सोशल मीडिया इतना तो बोल रहा है कि इनको इतने अरसे से गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन बस इससे पहले 3 खवातीन ऐसी थी जिनको गिरफ्तार रखे गया था, किसी अखबार में खबर भी नहीं आती थी, और वो 3-3, 4-4 साल जेलों में बंद रही थी। और मैं नाम इससे पहले भी एक दफा आपके नाम ले चुका हूँ, जिसमें आपकी सिंध से शैला रजा थी, रायला टवाना थी, और ये आपकी जो थी, इसका क्या नाम है, और अभी MNA बनी है वो शर्मिला फारूकी। तो ये कितने कितने अरसे जेलों में बंद रही है, और इनके साथ क्या क्या हुआ है, और एक अखबार में खबर नहीं आती थी। आज अगर आप ये कह रही है कि फवाद चौधरी जो है वो कागज पे लिखने से बाहर आ गए और मायदा करके बाहर आ गए, तो सनम जावेद अगर जेल के अंदर बंद है तो क्या उनके माँ बाप को बाहर तंग नहीं किया जा रहा? उनके माँ बाप तो जेल में बाहर जाके उनके लिए उसी तरीके से वकीलों से मिल रहे हैं ना, तो फवाद चौधरी इतनी जल्दी क्यों नहीं लाउन हो गए? फवाद चौधरी पे ऐसी कोई क़यामत कैसे आ गई? आपको याद है शहबाज गिल जब बाहर निकले थे व्हील चेयर पर किस तरीके से रो रहे थे और खांसी उठा रहे थे? सारी बीमारी दूर हो गई उनकी। ये सारे अदाकार लोग हैं, ये सारे सियासतदान फनकार लोग हैं, इनकी फनकारियों से और इनकी अदाकारियों से बचे। ये हमें और आपको सिर्फ आजम सवाती किस तरीके से रो रहे थे टीवी पे बैठ के, आजम सवाती के साथ भी जुल्मों की इंतहा की हुई थी इन लोगों ने। यही तो कह रहा हूँ ना, सारे जुल्म इन 3, 4, 5, 6 पे ही हुए थे। अब मादा दर पे भी जुल्म किया गया। जी सुने ना, जो जेल में औरतें बने उनके घर वाले अभी भी बाहर है ना, उनके तमाम घर वालों को तो अंदर बंद नहीं कर दिया ना। फिर आप कहते हैं हमारे अदर की घर के अंदर इतना बड़ा जुल्म हुआ इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट पे वो कागज पे दस्तखत कर दिए। भाई बकिया लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सनम चौधरी क्यों, सनम वो जो क्या नाम है वो जावेद बाहर क्यों नहीं आ रही दस्तखत करके?
कहती ना कि मेरे बाप को मार दिया, मेरे मियाँ को गिरफ्तार कर लिया, या मेरी माँ को बेइज्जती की, उसने कभी कहा आज तक? उसके वालिद भी बाहर हैं, उसकी वालदा भी बाहर है, और वो उनके लिए मुकदमे में, जेलों में, अदालतों में आती हैं, जाती हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ रहा है? इन लोगों के घर वालों को क्यों पकड़ लेते हैं? ये सारे मीडिया पे मेरी और आपकी हमदर्दी हासिल करने के धंधे तो हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये वो लोग हैं जो अपने अपने पैसे बना चुके हैं और अब बाहर बैठ के नजारा ले रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान बाहर आएंगे तो फिर एक दफा फिर हम उनके जूतों को पालिश करने के लिए पहुंच जाएंगे कि हमें तो अभी ऐसा लग रहा है कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं, तो अभी ये बयानियात आने शुरू हो गए कि जी हमने बहुत गलती की कि जो है ना, देखें समीना, ऐसी फिलहाल कोई सूरत हाल ऐसे अभी दूर दूर तक कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिससे आपको ये अंदाजा कर सके कि इमरान खान जल्दी या चंद 2, 3, 5 दिन या महीने के अंदर बाहर आ। फिलहाल इस किस्म की कोई मूव नहीं। तो साइफर केस के अंदर भी तो कह रहे हैं कि ना सब कुछ भी नहीं था, ऐसे समझे वो केस भी खत्म होने वाला है, साइफर केस जो है बानी पीटीआई और शाह महमूद के से। ये आप सुनती रहे, ये देखती हैं, ये वक्त आने पे अभी फिलहाल साइफर केस अगर होगा तो कोई और केस तैयार हो जाएगा। जहाँ 200 केस है वहाँ 202 हो जाएंगे। 202 ही केस है, 202 ही केस है। हाँ, तो 202 के 203 हो जाएंगे, किसी और मुकदमे जिस निकलेंगे तीसरे मुकदमे को बंद कर देंगे। फिलहाल उनकी रिहाई जो है ना वो दूर दूर तक नजर है। तो अब ये जो जिमी इलेक्शन हुआ इसके अंदर माना नहीं जा रहा, अब तस्लीम नहीं कर रहा है पीटीआई वाले और कह रहे हैं कि धांधली हुई है। जब वो जनरल इलेक्शन को नहीं माने तो जिमनी इलेक्शन को क्यों मानेंगे? बात तो यही है ना। इससे पहले जो मेन इलेक्शन हुए थे उसको भी तो आप ये देखें कि जिम्मी इलेक्शन जीतने के बाद भी हुकूमत परेशान क्यों है आखिर? जब जीत गई है ना, किसी तरह भी जीती, धांधली कर ली, मगर परेशान नजर आ रही है हुकूमत जो है। कहाँ नजर आ रही है? किसी के चेहरे पे पसीना नजर आ रहा है, हाँ, पसीना साफ करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से आप कह रही है कि परेशान मुतमईन नजर नहीं आ रही ना, मुस्तकिल परेशान है, आके बोल रहे हैं कि जब बात करेंगे, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि जी बैठना चाहिए हमें, हम तो तैयार हैं बैठने के लिए, अगर मुल्क में कोई बेहतरी आ जाए। अभी वही बात हो रही है कि भाई नवाज शरीफ को जब पता था कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो वो इस बात को एग्री नहीं कर रहा है, जबकि उन्हीं के बंदों ने आके कहा था कि जी नवाज शरीफ को तो पता था कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, वो तो सिर्फ मुकदमे खत्म कराने आए थे। अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ऐसी कैसे बात है, हम कैसे अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, नवाज शरीफ को तो बनना ही था वज़ीर आज़म, मगर उनको वोट नहीं मिले, और नवाज शरीफ तो अब बैठना चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, और नवाज शरीफ को सब सियासतदानों के साथ बात करना चाहते हैं। कप्तान पूछा गया कि भाई कप्तान के साथ भी बैठना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा यस कप्तान के साथ भी बैठना चाहते हैं। तो अब ये बताएं, पता नहीं राना सनाउल्लाह गलत बात कर रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए या नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए, या इसमें कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है इसके अंदर? इसके लिए जरूरत है कि सियासत को समझें। सियासत में इस किस्म की कंट्रोवर्सी चलती है, इस तरीके के बयान दिए जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। यानी कि अभी आप जो बयान दिए जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इनका कोई सर व पैर नहीं है? कोई सर पैर नहीं है। मियां साहब को मैंने आपसे पहले कहा था कि उनको आने से पहले ही सजा मिल गई थी और उन पे वादे हो चुका था कि उनके पास क़यादत नहीं है। वो अपने दाम में खुद आए हैं, अपने जाल में वो खुद आए हैं, किसी और ने उनको नहीं लाके तक पहुंचाया। क्यों? उनको ये अंदाजा नहीं था कि जितने नंबर मेरे हैं उतने ही शहबाज शरीफ के भी नंबर। सिर्फ एक गलती करने से, जैसे कहते हैं ना कि एक नंबर से आप रह गए, तो वो एक नंबर से ही रहे और वो नंबर इतना भारी हुआ कि उनको लेके बैठ गया। चलें, उसके ठीक है। नतीजे में आप ये देख लें कि आज वो इस नेट पे आ गए हैं कि अब उनका सियासी किरदार जो है वो खत्म होता जा रहा है। उसको जिंदा करने के लिए अब उनको चीन भेजने जाने की कोशिश की। चीन जाके वो क्या कर सकते हैं? एक गैर सरकारी आदमी जिसका कोई ओहदा नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि चीन से कोई वायदा कर सकते हैं? चीनी हुकूमत उनसे कोई वायदा करेगी? चलें, सिर्फ और सिर्फ ये तासुर देना, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये पैगाम देना कि वो अभी तक इतने बड़े लीडर हैं कि उनको चीन की हुकूमत ने मदऊ किया है। वो जब वहाँ जाएंगे और उनकी मुलाकातें होंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस स्टेज के लोगों से मिलेंगे या किस लेवल के लोगों से मिलेंगे। और उसको अगर किसी छोटे से भी बड़े किसी से भी मिल लिए तो वो मरहून मिन्नत होगी कि वैसे से वजीर खारजा इसारदार उनके साथ जा रहे हैं, तो शायद उनके प्रोटोकॉल के चक्कर के अंदर उनको भी चाय और पापे मिल जाए, वरना इससे ज्यादा तो उनके साथ कुछ नजर नहीं। ठीक, चलें जी। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी, अच्छा, कौन चीन जा रहा है?
अब आपको नहीं पता, आप टॉपिक पे बात करेंगे, हालात देखें, वो जिम्मी इलेक्शन मानने के तैयार नवाज नहीं। शरीफ चौधरी साहब ने बताया आपके लीडर नवाज शरीफ। देखिए जी। नवाज शरीफ का तो जाना बनता है, अच्छा। वो तो पहली दफा तो नहीं जा रहा ना, उसको तो पता है गेम क्या है। हम्म। और अगर ये मैं सुनता कि पीटीआई की तरफ से कोई जा रहा है तो ये बहुत बड़ी खबर होती कि भाई पीटीआई का क्या काम, अब्दुल बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा जी, अब बेगानी की शादी में अब्दुल्ला के दीवाना। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। हेलो सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। जी। सैयद भाई बोल रहे हैं। सैयद भाई तो के पास अभी कुछ है नहीं बोलने के लिए, इसलिए लग रहा है उनको, वो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई चीन जा रही होती तो मैं सोचता है कि बहुत बड़ी खबर है, तो इसलिए अब उनके पास कुछ लग नहीं रहा मुझे कि कुछ तजिया देने के लिए है। तो पूछिए सैयद साहब से, अगर देना चाहते हैं कुछ तजिया। मैं तजिया नहीं दे रहा, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए ये सारी बड़ी बड़ी जितने भी मुल्क हैं, इनका एक माइंडसेट ऑलरेडी हो चुका है। हमें तो ये पता करना है कि सऊदी आया है वो क्या क्या इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। अभी तो ईरान आया हुआ है, ईरान के सदर आए हुए पाकिस्तान के अंदर, कल कराची का दौरा करेंगे ईरान के सदर। तो कराची में आप देखेंगे ईरान के सदर आए, अच्छी बात है कि चले ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। कल 9 और मैट्रिक के एग्जाम तक कैंसिल कर दिए गए हैं और डेटें आगे बढ़ा दी गई हैं, आप ये देखें उनके इस्तकबाल के लिए। और शहबाज शरीफ ने अरबी में उनके लिए वो पढ़ा है, अल्फाज बोले, कुछ अशार बोले हैं, तो उनको बहुत खुशी महसूस हुई है, ये भी आपने देखा होगा। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहता हूं, ईरान का दौरा पाकिस्तान में और फिर ईरान का दौरा टर्की में, ये जो ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठुस हो जाएगा, ठुस। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके इन दौरों से अमेरिका में कोई असर पड़ने वाला, तो भूल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जब तक रशिया बीच में ना आ जाए तो हो सकता है 19-20 का कोई फर्क पड़ जाए, लेकिन ईरान और टर्की कोई थ्रेट नहीं है अमेरिका के लिए या इसराइल के। क्योंकि अगर ईरान के पास, आप ईरान से हेल्प मांगते हैं या ईरान पाकिस्तान से हेल्प मांगता है या टर्की कोई कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो फिर अमेरिका जो है वो अपना कंफर्मेशन दे देगा कि इसराइल को तो उसने पहले हाथ रखा हुआ है, पहले एक हाथ रखा था, दोनों हाथ रख देगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? दोनों हाथ रख देगा। तो मसला ये है कि सबसे पहले आपको ग्रीन लाइट देना पड़ता है ईस्ट से। देखिए वेस्ट कोई भी मूवमेंट करती है ईस्ट को देखती है। ईस्ट किसको देखती है? चाइना को देखती है, कोरिया को देखती है, जापान को देखती है। वो पाकिस्तान को नहीं देखती है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। वो बड़े ममालिक को देखती है कि वो क्या बोल रहा है। इन लोगों की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। G7 वाले देखे जाते हैं, देखिए जिन लोगों की वैल्यू है दुनिया में, उन्हीं का सारा चलता है गेम। ठीक है, G7 वालों का चलता है, चाइना का चलता है, रशिया का चलता है, ये वीटो इनका सब इन्हीं की वैल्यू। पाकिस्तान वीटो करे, नॉन वीटो करे, कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान इस सब सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं और हम सब तमाशा देखने वाले हैं। आप जाके पैसे मांगते हैं लोगों के साथ, फिर आप अपनी बात कैसे मनवाएंगे लोगों? इतना कि इंडियन बैंक इस बात पे बंद करे के रखा हुआ है, जो अपनी बात पहले मनवाता था, पैसे बाद में, और पैसे का डिस्कशन बाद में होती अगर होती। मैंने नहीं सुना कि इमरान खान ने किसी का आगे हाथ मिलाया। वो कहता था कि मुझसे खरीदो, मेरे से एमुनेशन खरीदो, मेरे से जो रुई है, जो गंदम है, जो चावल है, जो गन्ना है, उसको लो। मैं ठीक नहीं मांगूंगा आप लोगों से। यार IMF से तो ले रहा था ना इमरान खान, हाथ चलाना ही हुआ ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देखिए IMF का जो एक, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे कनाडा में कोई भी काम करेगा बगैर बैंक के सैलरी आ सकती है उसकी? नहीं आ सकती। ये कानून बन चुका है, आपकी सैलरी थ्रू द बैंक ही आएगी। वो एक मैंडेट चीज है, मैंडेटरी है कि आपको IMF से बात करनी है अपने इंटरनेशनल लोन्स के लिए। ये भीख नहीं मांगे, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरी दुनिया को वो लोन देते हैं। लेकिन इसका मसला है कि फिर डोरी जो है वो किसी और मुल्क के हाथ में, वो जहाँ डोरी घुमाते हैं वहां वो दे जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका की इजाजत के बगैर IMF एक स्टेप आगे नहीं ले सकता, एक स्टेप। अगर भी वो पैसे दे रहा है या वो सऊदी ने जो पैसे दिए हैं, इमारात ने जो डिपॉजिट दिए हैं, वो सब अमेरिका से सारा अंडरस्टैंडिंग है। उसके बगैर आपको पैसा नहीं मिल सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और इमरान खान को चाहिए कि इस वक्त अपनी जो उसकी अपनी जो जंग है उसको भूल के पाकिस्तान के बारे में सोचे कि अगर डिफॉल्ट ज्यादा हो गए तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा जाके। इस वक्त तो बात करनी चाहिए पाकिस्तान की मईशत को कैसे बचाएं।
रही कि उन्होंने अपनी बात कह दी कि दुनिया के नक्शे से भी हटा दिए जाओगे। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कैसी बात आप लोग कर जाते हैं एकदम शो के अंदर। ये कहें कि बस आपस में मिलना चाहिए, बातें दुनिया के नक्शे से भी हटा दिए जाओगे। पाकिस्तान बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद पाया है। कौन सा नक्शे में आप मुझे बता दीजिए, कहाँ है सबका ओह पासपोर्ट माय खुल के मैं गॉड, मारूंगा। अल्लाह, उसी पासपोर्ट की शनाख्त है आपकी, वो पाकिस्तान की शनाख्त है आपका। यहाँ पे भी आए हैं तो क्या पूछता है, लोग क्या कहते हैं कि आप कौन सी कंट्री से हैं, आपकी कहाँ की बॉन्ड है। आप बताते ना हम पाकिस्तानी, फख्र से बताते हैं कि जी हम पाकिस्तान के हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, रह रहे हैं अब यहाँ पे। साल तक तो क्रिकेट मैच भी नहीं खेल लोग, क्रिकेट नहीं हो सकती, क्रिकेट नहीं खेल सकते। चले जाती साजिद भाई, आप जाफिर भाई आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी सर, जी साजिद भाई बोल, एक मिनट ये जाफिर भाई, आप साजिद भाई से ले लूं फिर आपकी तरफ आती हूँ जी। जी अभी आप बात कर रही थी कि जो उनका राना सनाउल्लाह के बयान के बारे में, कि वो ये है कि जब वो किसको बचा रहे हैं, तो मैंने सुना कि वो जो है क्या नाम है, वो बयान जो है वो एक सियासी बयान है, वो कुछ नहीं मायने रखते। जी ये सियासी बयान जब यहाँ बारी आती है तो वो सियासी हो जाता है, जब पीटीआई कशीदा माहौल से होती है तो वो फौज को खिलाफ हो जाता है, वो पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाता है, वो तालिबान बन जाता है, वो यहूदी एजेंट बन जाता है, ये सब होता है। आप राना सनाउल्लाह के बयान को आप ये कहें, ख्वाजा साद रफी ने आज क्या कहा, जरा ये भी आप बता देती। उसने कहा कि इमरान जी सोचे आप मुस्लिम लोग साद रफी की बात कर रहा हूँ, क्या, इमरान खान को, अगर आपने भी सुना होगा वो जी 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 कि इमरान खान को एक साजिश के तहत हटाया गया। हाँ, वो तो काफी दिनों से कहा जा रहा है कि साजिश के तहत हटाया गया है। मैं यहाँ पे लोगों की बात मानूं या मैं साद रफी की बात मानूं? भाई जो बात अभी आपने बात करी, देखें जो सैयद भाई आपके साथ बात हो रही थी, समीना बहन, पाकिस्तान के हालात, इमरान आजम बन जाए, इमरान खान भी अब हालात सही नहीं कर सकते। बताया कि जी मैट्रिक के इम्तिहान थे वो मुलतवी हो गए। किसी मुल्क के अंदर ये होता है, किसी मुल्क के, हम कहते हैं जी हमारे हालात एस्टेब्लिशमेंट बोल रहा हूँ, शहबाज शरीफ ने दिवालिया से बता दिया पाकिस्तान को, वरना श्रीलंका जैसे हालात, मैं कह रहा हूँ श्रीलंका खराब गुना हमसे अच्छा है मेरी बहन। आप ये देखिए अभी एक लड़के को 16 गोलियां मारी है उसके दरवाजे पे, 16, एक नहीं दो नहीं 16 गोलियां। जब तक वो मर नहीं गया उसको गोलियां मारता रहा और कोई पूछने वाला नहीं है। जी डिफेंस में जो हुआ है भी कल की बात है। जी 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 दो बहनों का इकलौता भाई था बेचारा, जो बदल मर गया जी। तो यानी ये हालात है और हम तारीफें कर रहे हैं जी, भुट्टो ने ये कर दिया, भुट्टो अब तक जिंदा है। अरे यार लानत है ऐसे भुट्टो के जिंदा होने पे कि जो एक किसी मासूम शहरी की जान ना बचा सके, और हम तारीफें इस प्रोग्राम में ऐसे कर रहे होते कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो ने ये कर दिया, भुट्टो ने वो कर दिया। समीना बहन, पाकिस्तान के हालात अब ये सुधरने वाले नहीं। किसी ये चाहे वो इमरान खान की हुकूमत आ जाए या ये पीडीएम की हुकूमत हो, ये अब कुछ ये हो ही नहीं सकता पाकिस्तान। अब किसी, क्योंकि जो महंगाई हो चुकी है वो वापस लाना नामुमकिन, इम्पॉसिबल बात है। इसके लिए बेहतर यही है। अब की जो राय थी वो 25 करोड़, या लोग कहते हैं कि कौन से 25 करोड़ ने वोट दे दिया, जो आप कहिए यानी इलेक्शन में डाल दी, बिल्कुल डाल दी। इस इलेक्शन में भी हुई, उसमें भी हुई, क्योंकि अवाम, जब तक अवाम को अवाम का हक के राय नहीं मिलेगा, इस मुल्क के हालात इधर होने वाले की सूरत नहीं हो सकते। मैं फिर बोलता हूँ जी 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 जाफरी भाई आप क्या कहेंगे? जाफरी भाई क्या कहेंगे? चौधरी साहब को भी लेना मुझे जी। वालेकुम सलाम जी। देखिए सबसे पहले तो ये सब अच्छे बने संविधान हो गए, इनके ब्रेन वॉश हो गए हैं, इनके अकल तो रहा नहीं। अगर एक दुनिया में नहीं है तो उस पे लान। देखिए आप ये बात सुनेंगे, जो इतने कशीदा हालात हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि तमाम सियासतदानों को रास्ता निकालना चाहिए, मगर कैसे? हालात सही हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, कशीदा हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। ठीक हो जाएगा, कुछ सब्र तो करें। अभी तो टाइम क्या हुआ है, अभी तो 2 महीने नहीं हुए। आप जरा देखिए तो सही क्या होता है। आप अभी से शुरू हो जाते हैं, भाई इसने दीवार बनानी है, गिरा दो, ये नुकसान पहुंचाएगी, ये होगा वो होगा। असल में इमरान खान का मसला ये है कि उसका मिशन और था कि जिस वजह से अल्लाह भी उसका साथ नहीं देता तो ना देगा, क्योंकि वो पाकिस्तान से अगर मोहब्बत करता या अवाम से मोहब्बत करता तो हर चीज वो मानने को तैयार होता कि पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर
तो वो तो अवाम के खातिर उसने कह तो दिया कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। सुने ना, आप जब बात सुने अंदर है तो इसलिए ना, पहले उसके पास टाइम नहीं था, पहले उसने सारा कुछ देखा नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, उसने ब्रेन वॉश कर दिए आवाम के भी, और आपने जो उसके लीडर है, जो उसके साथ चल रहे हैं, इनके अकल खत्म हो गए हैं, इनके दिमाग नहीं है, खराब हो गए हैं। ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं, ये जो है ना अपना एमपीओ को लाना चाहता था, ये शहजाद अकबर, इसका दिल करता है कि चीफ ऑफ आर्मी भी एमडी हो, ये अदालत के जज भी एमडी हो, ये आईजी जो भी पाकिस्तान के अदारे हैं उसमें एमडी हो जाते, तो ये खुश था। एमडीओ ने कोई बयान दिया इसराइल के बारे में या फलस्तीन के बारे में जो जुल्म हो रहे, क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, और इसका मिशन भी ये था, इसके खलीफे ने जो कहा था ना, वो मिशन लेके आना चाह रहा था कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह ने पहले ही इस मुनाफिक को ज़ाहिर कर दिया कि इसका मिशन क्या था। अगर ये चीज ना इसमें होती तो इसको हरा ही कोई नहीं सकता था, जितनी इसकी सपोर्ट थी और जितनी अवाम इसको चाहती थी। लेकिन अवाम बेवकूफ है, अवाम के ब्रेन वॉश हो गया, उनको पता है कि ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन नहीं, अंदर से आप किसी को भी नहीं पता कि अंदर क्या ये सोच रहा है और क्या करना चाहता है पाकिस्तान के लिए, ये किसी को भी नहीं पता। अब इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, ये सारा कुछ इसी के दौर में ही हुआ है। पंजाब में क्या हुआ था, 16 की 16 सीटें कितनी, 14 ले लिया था या 16 ले लिया था जब जिमनी इलेक्शन हुए थे। इसके दौर में जिम्मी इलेक्शन को भी तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही पीटीआई, जिम्मी इलेक्शन मानने के लिए तैयार नहीं है पीटीआई, जिम्मी इलेक्शन मानने के लिए तैयार नहीं है पीटीआई। उमर अयूब ने कहा है कि हम जल्द से जुलूस निकालेंगे, धांधली हुई है। ना माने उसको क्या है, अभी आप सब देखे ना, बड़ा कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि ईरान का जो सदर आया है तो 9 मई के 9 के और 10 के एग्जाम कैंसिल कर दिए, बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए मुल्क के अंदर। कभी जो दिल करता नहीं करे। देखिए आज सुन रहे हैं ना, ये श्रीलंका से भी हमारा मुल्क बदतर हो गया, हो जाना था बिल्कुल, इसने खराब हो जाना था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह ताला की भी तो ताकत है ना। आज देख ले, ये अपना ईरान का सदर आया हुआ है, सऊदीया का वजीर खारजा होके चला गया, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके चले गए हैं ना पाकिस्तान के लिए, और ये बिल्कुल खड़ा हो गया पाकिस्तान। नहीं तो इमरान खान और 2 साल 1.5 साल रहता तो पाकिस्तान खत्म हो जाता, ये उसका मिशन ही था। तो उसने सारे बम मृदई लेके आ गया था, और लेके आने थे उसने तो 74 वाला जो इनको निकाला हुआ था कि ये मुसलमान नहीं है, तो उनको तो ये मुसलमान करना चाहता था। उसके बयान सुने वीडियो में सारे, आप अपना यूट्यूब में हर जगह पे, कि मुझे तो इस तरह अल्लाह तैयार कर रहा था, मुझे तो जहन्नम की आग भी कुछ नहीं कह सकती थी। तो मैं पता नहीं क्या पागल हो गया, वो पहले ही पागल था, ज्यादा पागल हो गया। अच्छा एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं सुन लूं, भी टॉपिक हो रही है, फिर मैं बोलूं। अच्छा ठीक है, आप सुन लें फिर टॉपिक पे बोल लीजिएगा। जी जनाब, जी जाफी भाई आप बोलिए, अब चौधरी साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। जी चौधरी साहब बोलिए। हाँ देखिए, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। जैदी साहब ने भी जो है ना भी अच्छी बातें कही जी, लेकिन मैं कुछ लोगों की बातों से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि इन सियासी लीडरों की सियासी एक्टिविटी से फायदा उठाया जाए। जी, तो सबसे पहली बात यह है कि जरदारी साहब की सियासी एक्टिविटी से क्या फायदा उठाया जा सकता है। जी, मतलब कोई हमने चोरी डकैती करानी है, कोई लूटमार करनी है, कोई करप्शन करनी है, अगर इस किस्म की चीज है तो पीपल्स पार्टी से हम कराया जा सकता है, समझे। तो ये तो दुनिया की करप्ट तरीन पार्टी है। ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, ये दरअसल पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का अजाब है। ये नून लीग हो गई, पीटीआई हो गई, जितनी भी है छोटी बड़ी जितनी भी है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है जो पाकिस्तान में सियासी पार्टियों की एक्टिविटी होती है ना, लोगों की जानों से खेलते हैं ये। जी,
हजारों लाखों जाने इन्होंने जाया कर दी है अपने पावर, अपने पैसे बनाने के चक्कर में। इस वक्त की रिपोर्ट ये है कि फ्राइडे को जो है जैदी साहब बोल रहे थे, पुलिस की बात कर रहे थे सिंध की। इस वक्त की रिपोर्ट ये 2023 में सिंध पुलिस जो है वो कराची में सिर्फ 27,000 या 27,500 है सिर्फ कराची के लिए। उसमें से जो थानों में एक्टिव है वो सिर्फ 13,000 14,000 है, बाकी सब डकैतियों में और पीपल्स पार्टी के लीडरों के घर के ऊपर है काम करने के लिए। और टोटल पुलिस सिंध की 1,80,000 है, जो कि ना कभी जॉब पे जाती है ना कहीं जाती है। जो लेडी पुलिस है वो वडेरों के घर में जो है ना बर्तन मांजती है गोटों में, और घरों के अंदर जो चौकीदारी ये गोट में जो है खड़े होके हिफाजत करना वडेरों की। तो 1,80,000 में से सिंध में तो पुलिस जो डकैत है वो रोड पर डकैती करते हैं पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के जी। तो ये है पीपल्स पार्टी का कारनामा। तो हम इनसे क्या ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं इन लीडरों से। और ये अल्लाह का अजाब है। आप शुरू से देखें, आपको मैंने वीडियो भेजी है, लोग बात करते हैं ना पीपल्स पार्टी की भुट्टो की बात करते हैं, आप 2 मिनट के लिए चला दें कि कितने कत्ल में इन्वॉल्व है भुट्टो, कौन कौन बंदा जो है इसने उठवा के गायब कर दिया, कौन कौन सा, और किस तारीख को इसने क्या किया, अल्लाह ने क्या अंजाम दिया। बेनजीर का यही हुआ, बेनजीर ने क्या क्या किया, उसका क्या अंजाम हुआ। नवाज शरीफ ने जिसको ऑर्डर दे के लोगों को मरवाया, जिससे है उन्होंने उठा के इनको बाहर फेंका। उन्होंने देखिए अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जिनसे आप करवाते हैं, जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, वही आपको उठा के फेंकते हैं बाहर। सबके जितने लीडर हैं सबके साथ यही हो रहा है। उसके बाद आप ले लें इमरान खान साहब आए, इन्होंने यूज किया बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और एक पेज पे है, ये पेज है क्या है, जिनसे ये करवाते थे काम, इन्होंने उठा के इनको फेंका बाहर, इन्होंने फेंका ना। अब दोबारा गया। अब पाकिस्तान की मजबूरी क्या है, पाकिस्तान की मजबूरी है इस वक्त नवाज शरीफ कम अज कम 2 मीठे बोल या मुंह के तो मीठे है ना गैर मुल्की। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मीठे बोल के मुल्क में बेहतरी लेकर आएंगे अभी। जी 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 जी, यही उम्मीद है। इसी वजह से कुछ लोग आ गए, बैनुल अक़वामी लीडर जो है ईरान से, सऊदीया से, इधर उधर से जो लोग आ गए। तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वजह से सऊदी अरब से और ईरान से जो सदर आ रहे हैं उस वजह से लोग कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ जो है वो चाइना जाके क्या करेंगे, उनको अहमियत नहीं होगी, ये नहीं होगी। ये बहुत ही गलत बात कह रहे हैं। नवाज शरीफ ही हुकूमत चला रहा है, असल चला तो नवाज शरीफ ही रहा है, नवाज शरीफ ही चला रहे हैं। वही चाइना जाएंगे, जो भी डील भी होगी सब बैग पे जो है नवाज शरीफ ही है जी। और नवाज शरीफ को रखा गया है, कम से कम इनको पोलाइट वे में बात तो करते हैं ना ये पीपल्स पार्टी में जो हमारे सदर साहब बने हैं। तो आप ये देखें कि आप कह रहे हैं कि पोलाइट तो बात करते हैं नवाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ बेचारे क्या करते हैं, वो तो वज़ीर आज़म बने मुल्क के अंदर, तो वो भी कौन सा इतना उसमें बात करते हैं, अच्छी तरीके से चला तो रहे। उन्होंने तो आप देखे ना कि ईरान के सदर के लिए अरबी में फारसी में शेर पढ़े, जो बहुत सराहाया गया, पसंद किए। तो मगर आप नवाज शरीफ की तारीफ करें, जबकि नवाज शरीफ की तो अभी कोई पोस्ट भी नहीं है, यहाँ पे ओहदा भी नहीं है कोई। जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं ना, तो नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि नवाज शरीफ की गाइडलाइन नहीं है, तो वो जो है किसी ख्वाब ख्याल में रह रहा है। तो जो भी है नवाज शरीफ ही, जो भी है वो नवाज शरीफ ही इस वक्त चल रहे हैं। और मुल्क के लिए बेहतरी यही रास्ता है, कम से कम पोलाइट बात करें। पीपल्स पार्टी का अगर कोई गोरी रहनुमा आ जाए पाकिस्तान या सदर साहब से मिल रहे हैं, तो सदर मौजूद है, वो गंदे जुमले लगते हैं। एक रहनुमा की पॉलिसी करके क्या नाम था, उसने तो उसे बदतमीजी और गंदे मजाक करने लगे रजाई साहब। तो ये इस किस्म के लोग हैं, ये करप्ट किस्म के लोग हैं, ये कातिल हैं, ये कातिल हैं जितने। अगर पाकिस्तान सही नहीं हो सकता, पाकिस्तान पे अल्लाह का अज़ाब है, पाकिस्तान पे अल्लाह का अज़ाब है, क्योंकि अभी कह रहे हैं अल्लाह की रहमत है, आप अजाब डाल दिया आपने। अभी तो जाफरी भाई ने कहा कि अल्लाह की रहमत है जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम है। देखिए अल्लाह की रहमत होती, पाकिस्तान का हाल ये होता। कौन कह रहा बेवकूफी में, जबरदस्ती की अल्लाह की रहमत बरस रही है। दूर दूर तक रहमत नहीं है अल्लाह की। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी,
हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी कौन समीना जी जी? समीना जी, आज कोई किसी की नहीं बोल रहा किसी के दरमियान। तो मैं भी अपना इंतजार करूंगा जब मेरी टर्न आए, मेरा नाम ले लिएगा और मेरी जी कहानी को बोल लेंगे। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी की टर्न है। मैं बोलूं? ओके। जी जो सैयद साहब ने बात की है ना, मैं सैयद साहब की बात बहुत सी नहीं समझ सका, गाड़ी चला रहा था। अगर आप पाकिस्तान सऊदी अरब से मिलेंगे तो आप ईरान और अमेरिका को, ईरान को आप नहीं मिलेंगे। अगर आप ईरान से मिलेंगे, आप अमेरिका को और सऊदी अरब आपको एक पाई नहीं देगा। दैट्स अ गारंटी। पाकिस्तान जैसे आपने कहा है ना कि बहुत नाजुक मोड़ पे खड़ा है, सैयद साहब की बात बिल्कुल ठीक है। ये लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनको 50 साल लगे हैं यहाँ तक लाते हुए। आप पुराने शो उतार के देख लें, हमेशा बोला करते थे कि ये पाकिस्तान को इतना तंग कर देंगे कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगा। आज आप अपना एटमी सासा भी बेचना चाहे ना तो वो भी नहीं कोई कुछ खरीदेगा आपसे, उसके कुत्ता सटा नहीं देगा आपको। आपको वहां तक ले आए हैं ये लोग, तो आपको एक साइड लेनी है, या सऊदी अरब अमेरिका ले लो या चीन और या ईरान ले लो। That's your choice, whatever you want to do that, because इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है पाकिस्तान को कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं, लोग कहते हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये वो कादियानी है। इनको पता क्या है कि कादियानी है कौन? कादियानी काफर है। ये मुसलमानों को आगे काफर बोलता है, इसको शर्म आनी चाहिए आदमी को, लानत होनी चाहिए इस पे। मुसलमान को जो कलमा पढ़ने वाला है उसको आके कादियानी बोलता है, 25 करोड़ आवाम को बोलता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोलता है। शर्म आनी चाहिए। Shame on them. अल्लाह हाफ़िज़। शर्म तुझे भी नहीं आती, तू भी कुछ जलील आदमी है बड़ा पक्का। हेलो जी, हेलो, हाँ जी जी सर, हाँ बोलिए। जी देखिए, मेरा नाम अनवर है, मैं बोलूं? जी बोलिए। अच्छा देखिए, आपके यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक साहब आए थे, उन्होंने साद रफीक की एक उसका जिक्र किया कि उन्होंने इमरान खान के बारे में ये बोला है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए, आपकी आवाज सबको आ रही है जी। तो वो उन साहब को बता दीजिएगा कि जो उन्होंने सुना है वो पीटीआई का वर्जन है और वो एआई जनरेटेड है। तो एआई जनरेटेड है, वो फेक है। वो साजिद साहब को बता दीजिएगा कि जिस चीज का वो हवाला दे रहे थे वो फेक है। अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो रिजल्ट आया है उसमें 3-4 चीजें इंडिकेट हो रही है। नंबर 1 कि एक चीज का ये पता चला कि अभी शहबाज शरीफ ही वजीर आजम रहेंगे जी। नंबर 2 अभी मरियम नवाज ही वजीर आला रहेंगी और नंबर 3 इमरान खान अभी अडियाला जेल में ही रहेंगे और नंबर यानी कि 3 चीजें आप कह रहे हैं जी। नंबर 4 ये 3 चीजें, नंबर 4 अडियाला जेल में ही रहेंगे। और एक बात और समझ में आई इस इलेक्शन से, वो ये है कि जो लोग नवाज शरीफ पीएमएल नवाज के बारे में ये कहते थे कि वो बिरयानी खाते तो नवाज शरीफ का है लेकिन वोट देते हैं वो इमरान खान को, वो गलत साबित हो गया। और चौथी और पांचवी बात ये साबित हुआ कि पीटीआई की जो पोजीशन थी वो बहुत कमजोर हो गई है। इवन तो वो केपीके में भी अपनी सीट हार गए। तो ये सारी चीजें जो है ना इस इलेक्शन का हमें पता चली है, जिसको बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। चले, शुक्रिया, आप दूसरों को मौका दे दें। थैंक यू जी जी जी। दादी भाई बोलिए, आप क्या कहेंगे? जी मैं भाई की बात को थोड़ा सा क्लोज कर दूं। साद रफीक का बाकायदा बयान आ गया है कि ये मेरी 2-3 साल पुरानी कोई ऑडियो या वीडियो मैंने वो देखी भी नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन सी क्या सवाल है, उन्होंने क्या कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उसको मिस करके उसको रिलीज किया गया है और इसके खिलाफ शायद मैं कानूनी इजाजत भी करूंगा या करूंगा, जैसे कि सब लोग करते हैं। इसी तरीके का एक उनका बयान, इससे ज्यादा कोई और चीज। और दूसरी चीज ये कि जब हम बात करते हैं कि इसका बयान ये है या उसका बयान वो था, उस पे आप ये नोट करें कि बयान था क्या। वो पाकिस्तान की दुश्मनी में बयान था
ये सियासी बयान। एक आदमी अगर अपनी पार्टी के हकायत के बारे में बात कर रहा है तो उसको किसी और तरीके से लेंगे, और वो दूसरे उसका अगर व्यू है या उसकी सोच है तो उसको दूसरी तरीके से। अगर राना सनाउल्लाह या आपके दूसरे जावेद लतीफ हैं या आपके इनके शाहिद खान अब्बासी जी जी, या वो क्या नाम से उनका जो वजीर खजाना थे उनके, तो इनकी बयानात को अगर हम संजीदगी से नहीं लेंगे तो भी गलत है। इनके बयानात को हमें संजीदगी से लेना पड़ेगा, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इनका साबका तजर्बा क्या है या इनका साबका रिकॉर्ड क्या है। क्या ये बयानात देने के बाद पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं? अगर ये पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं या अपोजिशन पार्टी में जाते अपोजिट करते हैं अपने रहनुमाओं के बयान को, तो क्या ये पार्टी की पॉलिसी लाइन की नफी करते हैं या नहीं करते? तो आप ये देखेंगे कि ये राना सनाउल्लाह हो गए या जावेद लतीफ हो गए, ये बयानात तो देते हैं लेकिन पार्टी लाइन की नफी नहीं करते। पार्टी को छोड़ने का तस्करा नहीं करते ये पार्टी की ये नहीं कहते कि हमने छोड़ दिया या फला के कहने पे किया उसके कहने पे किया। तो चीजों को सोचना समझना चाहिए और उसके लिए थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है, और ये मेरे ख्याल में शऊर दूसरी तरह का लोगों को मिला हुआ है, इतना तो उनको समझ में है नहीं कि हमने क्या बात करनी क्या है। पाकिस्तान का मसला इन तमाम चीजों में नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल के हल जो है वो उस टाइप के हैं जिस तरीके से अभी सैयद ने कहा कि हमें सोचना पड़ेगा, या उन्होंने एक और साहब ने कहा कि हमें अपने लिए कहीं ना कहीं कोई बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी कि हमने अपने आप को कहाँ रखना है, हमने अपने आप को साथ कैसे चलना है। लेकिन हमारी सूरत हाल ये है, हम जिस इलाके के अंदर रहते हैं, जो हमारा इलाका है, वहाँ पे आप किसी एक ग्रुप में जाने से भी कामयाब तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ आप अमेरिकन ब्लॉक में चले जाएंगे तो आप ये नहीं समझे कि बकिया लोगों से आप कट जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग आपके पड़ोसी हैं। और अगर आप पड़ोसियों का साथ देने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्थ अमेरिका से कट सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका डिपेंड करती है आपकी इकोनॉमी, डिपेंड करती है आपकी आवाम। यूरोप और बर्तानिया में सबसे ज्यादा आपके लोग रहते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कनाडा में बैठा हूँ और मुझे कुछ नहीं हो सकता हैसियत से कैनेडियन, क्योंकि मैं कैनेडियन हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो उसका इफेक्ट हम पे पड़ेगा और जरूर पड़ेगा। ये नहीं सोचे कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड सिटीजन हो गए तो हमारे ऊपर अब कोई कुछ नहीं, कोई आंच नहीं आ सकती। अभी गुज़िश्ता 1.5 महीने पहले मैं आपकी बात काटूंगा जैदी साहब, मैं आपकी बात काटूंगा। ये रूल आपके जहाँ आप रह रहे हो ना वहाँ है, कनाडा में नहीं है। कनाडा ने मना कर दिया, जो सिटीजन हो गया वो हो गया, लेकिन अमेरिका में आपकी टर्मिनेशन कभी भी हो सकती है। ये मैं आपको मुझे मालूम है कनाडा ने वापस ले लिया, मुझे मालूम, आई नो इट। लेकिन सुन लेना मेरी बात को आगे, कि खुदा न खास्ता हमारे किसी मुल्क से अभी ऐसे कोई ताल्लुकात खराब नहीं हुए कि हम पे ऐसा खुदा न खास्ता कोई हम पे हमारे किसी भी पाकिस्तानी पे ऐसा कोई मसला है। लेकिन एक शक और शुबे की आप गुंजाइश रख सकते हैं कि जिस तरीके से दुनिया चल रही है, जैसे आने वाले वक्तों में नजर आ रहा है कि अगर हम ब्लॉकिंग के अंदर चले जाएं तो हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। इसको नहीं जैदी साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, मैं फोर्सेस का आदमी हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मैंने काम किया हुआ है। जब तक आप ATF के रेंज में नहीं आते ना, ATF के, जब तक आप सेफ है। ये छोटी मोटी चोरी चिंदी चोर वगैरह इसकी छोड़ दे, लेकिन अगर आपको ATF ने ब्लॉक करना है तो आपका काम हो गया। मैं बियॉन्ड ATF जा रहा हूँ, मैं सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात की बात करना नहीं चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कहीं अपना ब्लॉक चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके हमारे साथ सख्त नताइज हो सकते हैं और हर किस्म के हो सकते हैं।
अगर ऐसा हुआ तो ये लोग कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हो गए हैं। ये जो अमेरिका वाला भी है सैयद जैसे लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो क्रिश्चियन हो गए हैं, हम मुसलमान नहीं थे। मैं जनरल बात करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा वो नहीं करना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि साइड इफेक्ट बहुत हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एटीएफ को ढूंढते रहें कि ये वाले मुकदमा पे या वो मुकदमा, जरूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम जो है वो मुतामिल नहीं हो सकते कि किसी एक ब्लॉक से भी अलग हो। और मुल्कों को अभी जब तक हम अपनी चीजें जब तक वो नहीं होंगी, जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे। जिस दिन हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और हम इधर और उधर देखना बंद करेंगे, तो फिर हम बराबरी की बुनियाद पे उन मुल्कों से बात करेंगे। अभी हम नॉर्थ अमेरिका को या यूरोप को इसलिए देखते हैं कि हमारा ये तो आप इमरान खान की लाइन पढ़ रहे हैं, ये तो आप इमरान खान की लाइन पढ़ रहे हैं। इसको उसने ये सबक पढ़ाया हुआ है, इसी वजह से तमाम उसके साथ है। आप बोलते रहे भाई, बात करते रहे। ये सबक किसने पढ़ाया आपको? नवाज शरीफ ने पढ़ाया है? शहबाज शरीफ ने पढ़ाया है? ये सबक किसने पढ़ाया? ये इमरान खान पढ़ा रहा था, इसलिए बाहर हो गया। हमारे मुल्क में आ गया ना तो हमें उनसे मुझे ये नफरत है। बताइए कि ये सबक आपको किसने पढ़ाया है? ये सबक आपको किसने पढ़ाया है? हम क्रिश्चियन हो गए हैं। नहीं, ये सबक किसने पढ़ाया आपको? शहबाज शरीफ ने पढ़ाया ये सबक? ये तो इमरान खान ने आपको पढ़ाया और आज तक वो यही कह रहा है इंडिपेंडेंट अपने पाँव पे खड़े होकर। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। जी वालेकुम अस्सलाम, 1 मिनट होल्ड करें जी, 1 सेकंड होल्ड करें। जी 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 वालेकुम सलाम जी। जी मैं तो आपकी वो लोंगी सुन रहा था जी और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि अभी तक लोग 75 साल बाद भी लोग कह रहे हैं कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम तो पाकिस्तान को कोई चुस्नी दे दे या फीडर बोतल दे दे, शायद खड़े हो जाए वो। तो बाकी बात हो रही थी ब्लॉक की ना। जी देखिए हम तो शुरू से अमेरिका के गुलाम रहे हैं और अमेरिका जहाँ पैसा फेंकेगा हम वहाँ झपट लेंगे। और जितने जो सियासतदान जितने नॉट बोल रहे हैं आप सर जी, उनको याद है, कमजोर है, उनको याद है, उनको याद है उनको एब्सोल्युटली नॉट याद है उनको। इसका आत्मा कमजोर है, इसको बोलो एब्सोल्युटली नॉट ना बोले, बस। अब बोले क्या? हाँ एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा तो मतलब देखे ना, हमारे सियासतदान हो गए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, इनके सारे रिसोर्सेज, इनकी सारी जायदादें, इनके सारे वो कहाँ पे है? वो तो वेस्ट पे है। तो ये तो वेस्ट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और पाकिस्तान की पॉलिसी तो हमेशा से दोहरी रही है जी। आज तू मेरा साथी, कल तेरे पीठ पर छुरा घोंप दिया, ठीक है ना। कल तू मेरा साथी, कल मैंने तेरे पीठ पर छुरा घोंप दिया। तो पाकिस्तान तो अब ऐसे दोहराए पे खड़ा हो गया, जहाँ आगे खाई है और पीछे गड्ढा है। आपका ताल्लुक न्यू दिल्ली से तो नहीं है भाई? न्यू दिल्ली से तो नहीं है आपका ताल्लुक? न्यू दिल्ली से तो नहीं है ना आपका ताल्लुक? दिल्ली से न्यू दिल्ली से तो नहीं है ताल्लुक आपका? इतना बुरा क्यों, क्या के लिए रिश्ता भेजना है क्या आपको? आपने मुझे बताया कि आप इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं? आप इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान ये छुरा घोंप दिया, ये तो हिंदुस्तानी बात करता है। नहीं तो मैं ये तो मैं कह रहा हूँ कि 75 साल से आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पाँव पे खड़ा होगा। आप मुझे ये बताइए, बाबरी मस्जिद को क्यों आप लोगों ने शहीद होने दिया? उधर क्यों नहीं रोके? आप इधर पक कर रहे हैं। अरे भाई मेरा कोई इंडिया से ताल्लुक नहीं है, तो आप क्यों, मैं पाकिस्तान में बड़ा पैदा हूँ, आप इंडिया के लेके आ रहे हैं। सही है, तो आप उनको जरा बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे, चले जाएंगे, फिर उसके बाद आप तफसील बयान कीजिएगा, आप नोट करिएगा। इंडियन लैंग्वेज क्या आपको? वो इंडियन लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, उनको पाकिस्तान पे थोड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में तजिया नहीं तो 75 साल बाद भी आप बोल रहे हैं पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हुआ। भाई कहाँ, कौन सा खड़ा होगा? ना पैसा है ना जो इन बिलियन लोगों को, चोर उचक्कों को लेके आएगा। ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान को खड़ा करेंगे। इनके पास दिमाग है ना, एजुकेशन है ना, मेंटल लेवल है ना, विजन है। आगे आपने सैयद साहब को बोला कि रिश्ता देना है, तो रिश्ता उन्होंने लेना होगा, इसलिए आपसे पूछा कहाँ के रहने वाले। आप जरा ख्याल से बात करें ना, तो आप नहीं तो किसको लेके आए? अब देख, अब मसला यही होता है ना,
पाकिस्तान में बस जो बात करे इनकी मतलब के लिए तो वो छाप लगा देते हैं, जिस फलाना बंदा है वो फलाना का है, पाकिस्तान खिलाफ बोल रहा है, बहुत ये मुझे अपनी जो सर्टिफिकेट सब यही मानते हैं। तो बाकी जो है ना, बाकी तो सब पाकिस्तान में अच्छे चलिए रह रहे हैं और ये एक मुझे वतन रह जाए, बाकी किसी को बाकी तो किसी को दर्द ही नहीं है। तो हमारा क्या जला हुआ है, पूरे पाकिस्तान का दिल जला हुआ है। अब 90% लोगों को जिसको अभी आप वीजा खोल दें, पूरा पाकिस्तान सिवाय GHQ के वहाँ पे पूरा पाकिस्तान बाहर निकल जाएगा। जी चले जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। जैदी भाई से बात हो रही थी, वो कट गई। जी जैदी भाई बोलिए। जी हेलो जी। जी 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 जो फैक्ट है, इसको जमीनी हकायक जो है, जमीनी हकायक क्या है, वो भी भाई ने 4 बातें जो बताई, क्या बताई आपको कि जनाब इस वक्त मुल्क में इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन हुआ है, हुकूमत उनकी बनी बैठी हुई है, अपोजिशन के साथ उनकी ज्यादतियां हो रही हैं।
अपोजिशन का लीडर जो है वो जेल के अंदर बंद है, तो ये हदायत है ना। लेकिन अगर इन्हीं हदायत को तस्लीम करते हुए मानना पड़ेगा कि 3 बड़ी जमातें पीटीआई, पीपल्स पार्टी मिल गए, ये हदायत है ना, ये चाहता है जी। यार। तो आप बात कर लिया करो किसी को करने, जरा बात करें तो फिर उसके बाद आप लीजिएगा, पॉइंट लिख रहे हैं सैयद साहब, आप पॉइंट लिखिए उसके बाद बात कीजिएगा। सॉरी डाकुओं की जवाबी तो है ना। हाँ तो आप लोग करो भाई, खुदा के वास्ते, सॉरी आप लोग आप करो भाई। नहीं बात तो सही है आपकी वैसे। चले शादी भाई बोले, आप बोले कंप्लीट। चले सही सब ख्वाहिश है जी। सारी बात है, दूसरों की बात दो बार तस्लीम करनी, भाई अपनी बात करो ना यार, दूसरे की बात की ऐसी की तैसी क्यों करो, आप अपनी बात की दो, आप अपना मशवरा दो। सही है, आप सबको चाहिए कि अपने अपनी राय दें, अपना अपना ओपिनियन दें, अपना तजिया दें, किसी कॉलर के ऊपर ना दें कि भाई ये आप कहेंगे जी मैं तो एग्री नहीं कर रहा, मेरी राय ये बस सीधी। किसी की बात को कोई वो नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात करें। हाँ सही है, सही है। लेकिन आपकी सारी बातें जो होती है पूरे प्रोग्राम के अंदर, वो मेरी बातों के लिए हर एक कहीं ना कहीं से उंगली उसमें बात करना शुरू करें। भाई अपनी बातें करो यार, ये मेरी लाइन बोल रहा है, मेरी बात इतना होगा आपको तो पता चलेगा ना कि बात होती क्या है। चलें गलत बोल रहा हूँ, चौधरी साहब से पूछ लें 47 वाले बंदे आए कि नहीं आए मैदान जी। जो हमें मानना पड़ेगा कि जो सामने इस वक्त हो गया, हाँ हाँ। दुनिया ने किस हुकूमत को तस्लीम किया हुआ है, दुनिया किस हुकूमत से बातचीत कर रही है, ये कोई मेरे ख्याल के हिसाब से मैं कहूँ कि नहीं। मीना जी जैदी साहब का स्पीकर बोले, जैदी साहब की बात बिल्कुल नहीं आ रही। जैदी साहब की आवाज नहीं आ रही, आ तो रही है जैदी भाई की आवाज, हमें तो सबको आ रही है। जैदी भाई की आवाज आ रही है जी। जैदी भाई बोले, थोड़ा सा स्पीकर खोल देना। खोल दिया, खुला हुआ है स्पीकर, खुला हुआ है, आवाज आ रही है सिस्टम से जी। जैदी भाई बोले। मेरे ख्याल से मेरा टाइम जाया होने वाली बात है, आप बताएं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं हर तरह के, उनसे ज्यादा बात किया करें यार, मुझे इतना मौका नहीं दिया। इन लोगों को मालूम है, मुझसे बेहतर मालूम है और ज्यादा समझते हैं, जिनकी लाइनें मैं बोल रहा हूँ बल्कि मैं आगे जा मैं लाइनें कोई आपको ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त हुकूमत किसकी है, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, जमात है चाहे किसकी रिपीट हो। किसी की नहीं, ये चौधरी साहब ये भी आ रहा है, चौधरी साहब ने टीवी खोला हुआ है, वो आपकी बात रिपीट हो रही है। टीवी नहीं है। चौधरी साहब आपके पास से ही मुझे आवाज आ रही थी। नहीं नहीं मेरे पास टीवी नहीं है। जी 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 जी। अब आपको कंटिन्यू शो कुछ करने दें, जरा सा बात कर रहे हैं तो सुनने देंगे। भाई आप बताइए, सियासी जमातें जो फ्री एंड इलेक्शन के लिए एक पेज पे क्यों नहीं आ सकती, मेरा सवाल है, बताएं क्यों नहीं आती है लोग। हाँ, जिम्मे इंतखाबात को मानने के तैयार नहीं है कि इंतखाबात गलत हुए। कहाँ से शोर आ रहा है, ये सबके फोनों से शोर आ रहा है जी। आज पाकिस्तान गैर मुल्की नहीं, लाइनें सही है, बिल्कुल मिलाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का खुद ही कहीं ना कहीं से आ रहा है जी। इस तरीके से अभी एक जिक्र आया कि फला से ताल्लुक रखते हैं, तो उस चीज में कोई ढकी चुकी तो बात नहीं है ना कि वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, उनका कौन से कल्चर से ताल्लुक है, और अगर जिनको अगर वो काफिर कह रहे हैं तो क्या डिक्लेयर नहीं कि वो काफिर, इसमें कोई शक है भी नहीं। अदब नबूवत के बाद भी कोई चीज नहीं। जैदी साहब ये बात नहीं, वो मुझे हर दफा कहो क्या कादियानी कहता है, मैं कादियानी नहीं, मैं रसूल का कलमा पढ़ता हूँ, मेरे पास इसके लिए बहुत कुछ है। ये एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, प्लीज एक सेकंड दीजिएगा। मेरे पास इस आदमी को कहने के लिए इतना कुछ है। आप नाराज होंगे, साजिद नाराज होगा, और वरना ये जो वहाँ होता है ईरान में या दूसरी जगह
आपकी बातों का भी जवाब दे सकता हूँ। ये मजहब के ऊपर मैं तो इसलिए आप भी मजहब के ऊपर तो बहुत बेहतर है। मैं इसके पलट का सही कह रहे हैं, मजहब के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, जरा सा पर्सनल ना हो, पर्सनल बात ना करें प्लीज। पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स पे बात करें। लेकिन इसको साफ करना होगा। ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ लोगों का नाम लेके ये बोले ईरान के जवाब में मैं बहुत ईरान के साले लगते हो मामा। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे आराम से, तुम मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया साला ईरान का। आराम से बात कर रहा हूँ, आराम से बात सुनो। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि उसको समझाओ कि भाई ऐसे नहीं बोलते किसी को। That's all I asking you। और तुमने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया। ये मॉल कब बन गया ये तो मुझे पता ही नहीं है। इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। मेरी समझ नहीं आ रहा कि लड़ाई हो क्यों जाती है। पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, पाकिस्तान के मैंने पॉलिटिक्स पे टॉपिक दे रखा है, मैं उन पे बात कर रही हूँ। सियासी जमातें फेयर एंड फेयर इलेक्शन क्यों नहीं करा सकती? एक मिनट में क्यों नहीं आ रही? मेरा सवाल था, जैदी भाई बताए थे नहीं आ सकती। जैदी भाई मुझे इसका जवाब दे दे जो मैंने सवाल पूछा था उनसे। उम्र में यहाँ आके फ्रॉड करके पीसीएम करके आए हुए अरे हम पैदा यहाँ पे हुए। Who the hell are you talking to? You shut the fuck up. You're a bitch. You are nothing. ये बगैरती का क्या है? ये बगैरती का क्या है? ये शर्मिंदगी का क्या है? जब बात ना आती हो कुछ कहने के लिए तो फिर लोग क्या लगाते हैं? मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि शो में हो क्या रहा है। मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या हो रही है, बात कहाँ से कहाँ लेके चले गए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इस वक्त। तुम्हारा तो बिहेवियर इतना गंदा। You behave like a 6-year-old kid. तुम तो अभी भाग जाओगे। मैं सोच के जा रहा हूँ। आप बताएं 9 मई के वाकये में, जैदी भाई 9 मई के वाकये में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप शो किधर से किधर चला गया। शो में कितनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मगर क्या बीच में आके पर्सनल लड़ाई शुरू कर दी। चले जी बोलिए सर, आप क्या कहेंगे? जी मैंने इसीलिए कहा था कि मैं आपके प्रोग्राम में फिट नहीं हूँ, क्योंकि आपके प्रोग्राम में जाहिलों की और बेगैरतों की जिन लोगों को तमीज नहीं है बात करने की, आपका तहसील आपने गाली दे रहा वो मैं क्या करूं? अरे आप वो जिनको कह रहे हैं उनको कह रहे हैं, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं। चुप हो जाए। मैं जो सैयद साहब आ गए कॉल पे बात करने के लिए, प्लीज 1 मिनट के लिए क्वाइट हो जाए। अरे आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? जैदी भाई चुप हो जाए, जैदी भाई आप भी चुप हो जाए, और ये सैयद साहब आप भी प्लीज। चले सैयद साहब बोले आप। जी आप बोले, जी बोले। शो को आगे लेके जाना है मुझे, वो तफसील पे नहीं जाना। जी मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात ये कि मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात तो होने चाहिए जी। और चूंकि ईरान हमारा नेबर कंट्री है, तो अभी जो मामला हुए थे ईरान पाकिस्तान के, जो मिसाइल वगैरह फायर हुए थे और जो झड़पें हुई थी, तो कशीदगी में इजाफा हो गया था। उसके लिए बहुत जरूरी था कि एक दूसरे का एतमाद हासिल करना। चुप हो जाए यार, खुदा के वास्ते चुप हो जाएंगे। अरे यार अरे सुनने देना, 1 सेकंड सैयद साहब। जी बोलिए सैयद साहब, सर बोले। दूसरी बात ये है कि तो अगर एतमाद बहाल होगा तो बहुत सारी चीजों में काम करने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान को मुश्किलात हैं अपने सरहदी मामलात में, बलूचिस्तान में, तो उसको ईरान को एतमाद में लिए बगैर ये मामला हल नहीं हो सकते। और इसी तरह अगर ईरान को कुछ मामलात हैं जो सरहदी इलाकों में, उसके सूबे में, सिस्तान में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर वो मामला हल नहीं होते। दूसरी बात ये है कि जो खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है, नई नई बंदरगाहें बन रही है, ईरान भी बंदरगाह बना रहा है, इधर चाइना भी है, ब्लॉक बन रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी था पाकिस्तान और ईरान का मुलाकात करना बहुत जरूरी था। जो हम जिसे स्मगलिंग कहते हैं, मैं उसको बॉर्डर ट्रेड कहता हूँ। बॉर्डर ट्रेड पे इस वक्त पाकिस्तान
ये लाखों लोगों का दारोमदार है, उनके रोजगार पे, उनके रोजमर्रा की जिंदगी पे। और पूरी दुनिया में इस तरह बॉर्डर ट्रेड होती है, पाकिस्तान में भी होती है। हम उसे स्मगलिंग कहते हैं, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इन मुलाकातों से उस पर भी फर्क पड़ेगा कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे महीने में 1 अरब का सामान आता है तो उस पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसमें अगर कुछ आपको टैक्स मनी आ जाए या कुछ और चैनल ऐसे हो जाए तो उससे पाकिस्तान को, दोनों मुल्कों को फायदा होगा। और अगर नहीं भी हो तो इसको सेफ कैसे बनाया जाए जी, क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्कों में हम स्मगलिंग शुरू करते हैं, मतलब पाकिस्तान को तरक्की के लिए हमें स्मगलिंग करनी चाहिए। Are you saying that? अरे यार बात की समझ लेना, ये स्मगलिंग है, आप स्मगलिंग का मशवरा क्यों दे रहे हैं भाई? अरे बात तो सुनने दे प्लीज, पूरी बात तो करने दे, 1 सेकंड प्लीज। वो साफ कह रहे स्मगलिंग होने दो, फायदा हो रहा है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अरे यार बात या तो समझ में आपकी नहीं आती है या ये बात अगर आप हमारे एस्टेब्लिशमेंट की चीफ को समझा देना जिन्होंने पूरा ऑपरेशन किया है तो शायद उनकी पल्लू पाल लेगी। अरे यार उन्होंने तो आपकी भाई आप क्या बातें कर रहे हो? सैयद भाई को लीगल बात करो, आप इलीगल मशवरे दे रहे हो लोगों को, स्मगलिंग करो, इसमें कुछ फायदा हो जाएगा। अरे उन्होंने अभी बात कंप्लीट नहीं की, बात को समझने की कोशिश करें, कंप्लीट होने दें, बीच में अचूक। अगर आप ईरान के साथ ताल्लुकात बनाते हैं तो आपको अमेरिका को जारी झंडी। 1 सेकंड हेलो अस्सलाम वालेकुम शिव भाई, 1 सेकंड के बिल्कुल ठीक ठाक, 1 सेकंड होल्ड करें, जरा इनसे बात कर लूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी सैयद साहब बोलिए। क्या आदमी बात करते नहीं। हाँ बात मेरी समझ नहीं आ रहा कि सैयद साहब बात क्यों। देखिए कहा इन्होंने स्मगलिंग का नाम भी नहीं लिया, कोई बात नहीं हुई है। क्या या तो ये कोई ट्रेड इसको ट्रेड की बॉक्स। अरे यार सुन तो लो ना, तुमने अभी क्या बोलूं मैं यार, फिर प्रोग्राम खराब हो जाएगा। जी बोले सही साहब, आप बोले जी। पूरी दुनिया में इस तरह से बॉर्डर ट्रेड होती है, चाहे वो तुर्की से शाम में हो, तुर्की से ईरान में हो, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से हो, या इसी तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के या अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर या यूरोपियन बॉर्डर से चीजें होती हैं जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो ट्रेड करते हैं आपस में। तो ये दारोमदार आप पाकिस्तान में जो बिजली आती है गवादर में और दूसरे इलाकों में, ये तमाम ईरान की बिजली आती है। आप अगर वहाँ पे बिजली फराहम नहीं कर सकते और ईरान अगर फराहम कर रहा है और लोगों की भलाई हो रही है उसमें, तो आपको क्या उसमें प्रॉब्लम है? मैंने कहा आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो दोनों मुल्कों का अगर एतमाद बहाल होगा, ठीक है, जब अब आप एक चीज शुरू करने जाते हैं और ऑलरेडी आपके दरमियान प्रॉब्लम्स हैं, तो जब तक वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे चीजें आगे नहीं बढ़ी है जी। और जब आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे तो दूसरे मुल्क भी दबाव में आते हैं। जी दूसरे मुल्कों को दबाव में रखने के लिए स्मगलिंग को रोकना होगा। अगर आए तो आप ये मशवरा देंगे उनकी बात तो पूरी मना किया हुआ भाई, इन चीजों से मना किया है IMF ने, बोला ये बंद करो ये सारा ट्रेड। अरे यार इनको बंद करो, ये इमरान खान के यार या तो ये इन जैसे लोगों में या तरीके की तो 1 सेकंड के लिए चलें जी, आप बोले सही साहब। आप भाई बात ये है कि ईरान से क्या आप जंग लड़ने जाएंगे या ईरान से आप लड़ाई करेंगे? भाई ईरान, हमारे लाखों ज़ायरीन ईरान जाते हैं जी। यार आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें ना, हमारे लाखों ज़ायरीन ईरान जाते हैं। अगर आपके मुल्कों के ताल्लुकात सही होंगे तो आपका जो है वहाँ पे बिजनेस भी होगा ना, लाखों ज़ायरीन जाएंगे तो वहाँ से बिजनेस भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, पेट्रोल भी होगा, आपकी सनतें भी चलेंगी। अरे कहाँ म्यूट कर दिया? आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर दिया। नहीं समीना, मैं देखें बात ये है जो भी सैयद भाई बात कर रहे हैं
ट्रेड होती है, फला होती है। फिर मैं वही बात कहता हूँ जैसे भाई मैंने पहले कही कि इमरान खान के लोग बोले, इमरान खान बोले तो वो यहूदी एजेंट है। अभी सैयद भाई ने क्या कहा, जो बराबर के ममालिक होते हैं उनके साथ ट्रेड होती है, यही कहा ना इन्होंने। इतना बड़ा लेक्चर आधे घंटे का इन्होंने दिया ही ना। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जब इमरान खान रशिया से तेल खरीदने जा रहा था तो सैयद भाई को क्यों तकलीफ हुई थी, जरा पूछिए इनसे। क्यों इनको तकलीफ हुई थी जब सस्ता तेल ऑयल आ रहा था, पाकिस्तान में गैस आ रही थी, इनको क्यों तकलीफ हुई? रशिया भी तो एक बराबर में मुल्क है पाकिस्तान के, अगर वहां से खरीद रहा था वो, तो क्यों तकलीफ हुई इनको? क्यों तकलीफ हुई पाकिस्तान की हुकूमत यानी पेटीएम वालों को? क्यों तकलीफ हुई आपके अमेरिका को? पूछे ना इनसे। उस वक्त ये इनका लेक्चर, ये तो भी आधे घंटे का दिया, उस वक्त ये लेक्चर क्यों नहीं दिया उन्होंने कि सही कर रहा था इमरान खान? यार वही बात मैं कहूंगा ना, ये बुग़्ज़ इमरान में जो मर्जी कहते, जो मर्जी मुंह में। देखिए एक बात सुने, ये बुग़्ज़ इमरान में कभी बात नहीं करते, ये हमेशा इन्होंने इमरान खान को फेवर ही दिया है। इमरान खान की पार्टी को इन्होंने अप्रिशिएट किया कि इमरान खान आखिर एक पॉपुलर लीडर है, इन्होंने इस बात को तस्लीम किया अपने शो के अंदर। अभी इमरान खान बीच में कहां से आ गया, मेरी भी ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी ईरान से उन्होंने ये कहा जा रहा है कि ईरान से ताल्लुकात हो रहे हैं तो एक अच्छी चीज है, एक अच्छा वो अपनी तज्जिया दे रहे हैं। सुन तो ले आखिर। कोई ताल्लुकात नहीं हो रहे। ईरान ने सिर्फ ये बोल दिया है कि जो जंग जो हो रही है ना, जो दूसरे जहाँ पे हो रही है, आपको भी पता है कि वहाँ के उसमें न्यूट्रल रहना, ये सिर्फ कहने आए वो, समझिए आप, कि वो पागल नहीं है। नहीं सच में एक बात सुने कि ये खबर आपके पास कहाँ से आई कि ईरान इस वजह से आ रहा है, सदर आए, ईरान के सदर पाकिस्तान कराची में आए? मैं फिर वही बात आ जाती है कि मैं उस फिरके से ताल्लुक रखता हूँ जिस मुल्क का वो सदर है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वो भी पागल का बच्चा, सुन तो ले, सुन तो ले ना, सुन तो ले, मेरी बात सुन ले। दूसरी बात ये है कि वो अगर कि वो सुबह में वहाँ पे मिसाइल से अटैक हो रहा है और 2 दिन के बाद वो पाकिस्तान का चक्कर लगा रहा है कि नहीं, बाहर में गया पूरा ईरान, पाकिस्तान में तिजारत करनी है। मेरे यार कुछ तो खोज के ना बोल लो यार। एक मुल्क जो है वहाँ पे फ्लाइटें बंद हो गई है, लोग फंस रहे हैं, क्या क्या हो गया है, वो पाकिस्तान में तिजारत के लिए आया हुआ है। आपसे ऊपर की बातें आपकी समझ में नहीं आई है। वो सिर्फ आपकी समझ में आएगी और किसी की समझ में नहीं आएगी। नहीं तो सुनने देना, जरा सुनने दें, लोग खुद कमेंट्स में लिख देंगे। अगर सही बात नहीं करेंगे तो लोग लिख देते हैं कि ये कॉलर जो बात कर रहा है इसके अंदर कोई वजन नहीं है, वो लोग लिख देंगे। आप सुनने तो दें प्लीज, पूरा मैसेज सुनने, फिर इसके बाद आप ही लोग बोलिएगा। जी जी जी, इमरान खान का तो ताल्लुक नहीं, अभी हुकूमत और शेख भाई भी कॉल अभी है, मैं इनको भी एयर करती हूँ एक सेकंड। और मुल्क का ताल्लुक, जो नेबर मुल्क है, इनका ताल्लुक आपका बरकरार रहना चाहिए। और जब भी कभी भी अदम एतमादी बढ़ती है, जरूरी होता है कि मुल्क के सरबराहान एक दूसरे मुल्क का दौरा करें और एतमाद को बहाल करें। पाकिस्तान में ईरान के बहुत इंटरेस्ट है और ईरान के पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट है। अब आप सिर्फ ये छोटी सी बात, ईरान पाकिस्तान को ऑयल निकालने नहीं दे रहा है। अरे यार पाकिस्तान की बातें करता है, ईरान उसे मना करता है कि ऑयल मत निकालो। आपको पता है ये बच्चे वो है, पाकिस्तान में कितना पेट्रोल पड़ा जो ईरान नहीं निकालने दे रहा है? आपको पता है ये बात? इमरान की बात नीचे आ गया है, पेट्रोल तक तो निकालने नहीं दे रहा वो। इमारात के जजीरों में कब्जा किया ईरान ने। आप ईरान को क्या समझ रहे हैं यार? इमारात को नहीं छोड़ा। अगर सैयद सही होता तो इमरान की अप्रिशिएट करता, ये फेक सैयद है। अरे यार पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात, ये बीच में पता नहीं क्या क्या। पेट्रोल को निकालने दो ना, पाकिस्तान को तो बलूचिस्तान में पड़ा है, कई सालों से नहीं निकालने दे रहा ईरान। सबसे पहले हमारे जो पेट्रोल हमारे बलूचिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है उसको तो निकालने दो। मेरे शहर है मेरी माँ का, निकालने दो ना पेट्रोल। इनकी अम्मी का शेयर है उसकी, वो कह रहे हैं कि मेरी माँ का शेयर है बलूचिस्तान के अंदर, मेरी माँ का तेल ईरान नहीं निकालने दे रहा तो निकालने दे, मेरी माँ का शेयर है। आप ये देखें, क्योंकि वो कह रहे हैं ये सारा पेट्रोल जो है पाकिस्तान ऊपर है, नीचे है, और सारा पेट्रोल हमारा पाकिस्तान में जा रहा है। क्या आपका पेट्रोल आपको नहीं
भाई ये बुग़्ज़े ईरान है, ये इसके अंदर ये फेक सैयद के अंदर निकल रहा है बुग़्ज़े ईरान। भाई आप ईरान को इग्नोर कर ही नहीं सकते, उसकी सकाफत है, हजारों साल पुरानी सकाफत है, खित्ते में उसका एक किरदार है, एक पावरफुल मुल्क है, उस पर इतनी पाबंदी लगाने के बावजूद वो सर्वाइव कर रहा है, तरक्की कर रहा है। आपका नेबर है और आपके मुल्क से सबसे ज़ाहिरी ईरान का, ठीक है, आपके उनके साथ बॉर्डर ट्रेड होती है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, पूरे दुनिया के ईरान को इग्नोर नहीं कर सकती। जहाँ भी आप जाओगे ईरानी मिलेगा आपको कनाडा में, सब भाग गए वहाँ से। एक सेकंड सैयद साहब, एक सेकंड इनका दोबारा कॉल किया मैंने। जी शेख भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी समीना, आपका क्वेश्चन जो है ये बड़ी दफा जो है इसका क्या जवाब दें कि मफाहमत के लिए तैयार और कोई मफाहमत नहीं होनी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बन गई है, दो सूबों में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बन गई है, पीपल्स पार्टी के बगैर वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे। ये तो वो हो गया, वो जलसे करें, जुलूस करें, जो मर्जी करें, उन्होंने शोर तो मचाना है और वो काफी 2014 से मचा रहे हैं। ये जो बात हो रही थी डेवलपमेंट की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इसमें अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं जो दिसंबर 2023 की थी, उसमें तकरीबन पाकिस्तान का करंट डेफिसिट जो है वो पहली दफा सरप्लस में गया था, which is a very healthy sign, which is $400 million। और अभी भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन जो $500 मिलियन जी सरप्लस में गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी इंडोर्समेंट IMF ने भी कर दी और वर्ल्ड बैंक ने भी कर दी कि वो सही समझ में जा रहा है। अब ये जो स्टेप्स कर रहे हैं या जो भी है, अगर देखें पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो, PTI हो, अगर वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और आपका करंट डेफिसिट जो है वो आपका सरप्लस में आ रहा है। करंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आपका जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो आपका पूरा होके आपके सरप्लस में आ रहा है, तो इट्स अ वेरी हेल्दी साइन फॉर पाकिस्तान और हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए। और जी पाकिस्तान अपने जो रिलेशनशिप बढ़ा रहा है या मेमोरेंडम साइन हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, तो ये बयान नहीं देने चाहिए कि जी वो उनकी हुकूमत गिराने में सऊदी अरब का भी हाथ था। वो पिछले दिनों जो आया हुआ था एक स्टेटमेंट। अच्छा, एक और मैं बात आपको बता दूं कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने पहले ये कहा था कि 2025 में पाकिस्तान अगर उसी तरह चलता रहता, ये कोई 10 साल पहले का जिक्र किया उन्होंने, तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 6ठी 7वीं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होता। अभी भी उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान 2075 में दुनिया की 5वीं 6ठी जो इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला मुल्क होगा। अब इसका मतलब है कि वो उनके पास इंडिकेटर्स होते हैं, उनके पास पोटेंशियल होती है, वो कलेक्टिव एक जमा करके वो राय देते हैं। अब ये यहाँ की जो यूथ आ रही है ना, ये जो IT की एवोल्यूशन है और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, पहले इंडिया से सारा आउटसोर्सिंग करते थे कुछ कंपनीज जो हैं, वो अभी इंडिया से आउटसोर्सिंग कर रही हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान को शामिल कर लिया उसमें आउटसोर्सिंग करने में, और पाकिस्तान के जो यूथ है वो IT में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और ये बड़ा हेल्दी कदम है। और वो जो पढ़े लिखे नौजवान भी हैं वो भी IT की तरफ जा रहे हैं, और वो जो बड़ी बड़ी कंपनी आउटसोर्सिंग करती है, क्योंकि यहाँ पे $5,000 जिसको देंगे वो इंडिया में या पाकिस्तान में, इंडिया में तो $3,000 पे $2,000 पे आ जाएगा और पाकिस्तान में वो $1,500 पे आ जाएगा उनके लिए काम करने के लिए। ये बड़े हेल्दी साइंस जो है ना वो निकले जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाह रहा था ताकि ये पता होना चाहिए लोगों को। लेकिन हेल्दी साइन ये है कि दिसंबर 2023 की जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी उसमें $400 मिलियन, लेकिन जनवरी में वो डेफिसिट जो है वो
जनवरी की जो रिपोर्ट थी 2024 यार मेरी बात तो सुन ले यार। मैं वो कह रहे हैं कुत्ते काटने की दवाई तो मंगा लें, वो तो मंगा नहीं सके। पहले और यार सिंध की बात कर रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपको सिंध ही याद आ जाता है। शोएब भाई आपकी शक्ल देखने के बाद, आपकी आवाज सुनने के बाद इनको सिंध याद आ जाता है सबको। चौधरी साहब मुझे बात कर लेना, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं और जिस पार्टी के बारे में आप कहते हैं 2 सूबों, पाकिस्तान के 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, उनका प्रेसिडेंट है, यही तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के आजाद है भाई। अगर पाकिस्तान को कुछ करना है, कुछ बेहतर शोएब भाई चौधरी साहब एक मिनट के लिए पाकिस्तान की बात करूंगा। चले मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में कुछ होना है, कुछ करना है, दुनिया की करप्ट तरीन पार्टी पीपल्स पार्टी, इसका खात्मा जरूरी है। जब तक ये पार्टी पाकिस्तान से खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की की तरफ सोच भी नहीं सकता। आपने ये 2 मिनट पहले पता नहीं कैसा गाना गाया कि तबियत खराब होने लगी। पीटीआई का भी खात्मा करना पड़ेगा। पीटीआई तो खत्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है, वो तो तालिबान की पार्टी है। हद हो गई, यानी कि अभी शोएब भाई जो थे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पर आप लोगों ने सुनने नहीं दी उनकी बात। नहीं, वो गाना नहीं गाने आए थे, वो बात कर रहे थे। एक सेकंड जी जनाब, जी शोएब भाई। जी समीना, एक बहुत प्रोवर्ब है, उर्दू का कहावत है कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। तो ये एक ही चोटी का जोर लगा ले। ये आज पहले उनकी एक सूबे में हुकूमत थी, आज 2 सूबे में हुकूमत और प्रेसिडेंट उनका है। मैं ये फूंकों से सही कह रहे हैं, जा रहा है। देखिए चौधरी साहब एक सेकंड के लिए, चौधरी साहब एक मिनट के लिए प्लीज, एक मिनट के लिए। जी साजिद भाई बोलिए, आप सैयद साहब भी बोल रहे थे कुछ। शोएब भाई सलाम वालेकुम। अभी आपने बता रहे थे कि 2075 में ये ब्लूमबर्ग ने कह दिया ये होने वाला है, वो होने वाला है, और पता नहीं कितने लोग आईटी के आ रहे हैं और वो 5000 से 6000 डॉलर उनकी तनख्वाहें होंगी। तो मेरे भाई ये मुझे बता दें कि हर साल तकरीबन 15 से 16 लाख आदमी मुल्क छोड़ के क्यों जा रहा है? फिर ये खबर आपके पास है, ये पाकिस्तान में जो रह रहा है उसके पास नहीं है। वो लोग ब्लूमबर्ग को नहीं जानते कि शोएब भाई चले गए, फौरन ड्रॉप हो गए, उनके पास जवाब नहीं था इस चीज का। चले गए। ये साजिद साहब ने सवाल बहुत अच्छा किया है। हाँ, तो इसका जवाब आप दे दें। कहा जा रहा है डाकुओं की हुकूमत है, और 2 सूबे में फकर से बोला जा रहा है कि डाकुओं की हुकूमत है। अरे दुनिया की करप्शन पार्टी रोड का खात्मा कर दिया। रोड ढूंढने से नहीं मिलती पूरे सिंध में कि रोड किसे कहते हैं, उनकी तारीफ होती है और ऊपर से खुद बताते हैं 2 सूबे, दूसरा सूबा भी किया। इसका मतलब अरे कुत्ते काटने की दवाई है नहीं, और कह रहे अभी देखिए, वो कुत्ता काटने की दवाई छोड़े, अभी देखिएगा आपके पास एक स्कैंडल आने वाला है। जो इंग्लैंड में इनके मिनिस्टर साहब जो है शर्जील मेमन साहब जी, रुक जाए एक सेकंड। इंग्लैंड में शराब पी के, इंग्लैंड में शराब पी शर्जील मेमन साहब की प्रॉपर्टी। अरे एक सेकंड के लिए खामोश तो हुए, 1 बाय 1 बोले ना। जी सर जी। समीना ने कहा शोएब भाई चले गए, जवाब उनके पास नहीं था, मेरे पास जवाब है। तो जवाब दे के जाए ना, जवाब नहीं था। ये साजिद भाई ने आपको बराबर से फिर एक सेकंड, साजिद भाई ने आपसे सवाल किया था तो उसका जवाब। चौधरी साहब 1 मिनट के लिए प्लीज। सैयद साहब 1 सेकंड, उसी का जवाब देने आया। अरे सैयद साहब, चौधरी साजिद भाई का सवाल जवाब सुन लें। जी स्कूल से सुन लें। साजिद भाई आप हैं एयर पर? जी साजिद भाई हैं। बिल्कुल। नहीं, मुझे ये अच्छा, ये चौधरी साहब सैयद भाई मेरा जवाब सुन ले यार। सैयद साहब उनका सवाल जवाब सुन ले प्लीज। जवाब तो सुन ले। अरे जवाब तो सुन ले। जियाउद्दीन हॉस्पिटल की बात बाद में करेंगे, जियाउद्दीन का हॉस्पिटल की बात बाद में करेंगे, पहले इसका जवाब दे। चाहता हूँ स्कूल से चाहता हूँ ये लोग सुने जी। ये लोग मुझे ये बता दें कि मैं 2006 में आया था, साजिद भाई भी इसके पास आए होंगे या कभी, तो उस वक्त क्या हालात थे? कि उस वक्त ये हालात थे कि हर कोई मुल्क छोड़ के जा रहा था। भाई सारी दुनिया से लोग मुल्क छोड़ के अच्छे मुल्क की तलाश में जाते हैं। तो
आप लोग क्यों निकले थे? आप लोग को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से निकले थे? मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बता दें कि आप लोग क्यों निकले थे और कब निकले थे? मैं अपनी जान बचा के निकला था। इसका जवाब मैं अपनी जान बचा के निकला था। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा मैं अपनी जान बचा के निकल रहा था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरे भाई। भाई चलिए, आपके जो भी रीजन होंगे, अपनी जान बचा के निकले थे। सैयद साहब से पूछ लें, सैयद साहब क्यों निकले थे? जी मैं सबसे पूछ रहा हूँ ना, चौधरी साहब से पूछ रहा हूँ। और वो चौधरी साहब तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पूछ रहा हूँ कि भाई चौधरी साहब तो पाकिस्तान में हैं। चौधरी साहब को क्या जरूरत है कहीं निकलने की? आप क्यों निकले थे? आज आप कह रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं। चौधरी साहब आप क्यों निकले थे पाकिस्तान से? आपको पता है लोग भाई मुझे क्यों निकाले भाई? मुझे विजिट को बुलवा लें, कनाडा घूमने के लिए बुलवा लें। समीना को मैंने कहा है कि एक लेटर भेज दें, मैं देख लूं कनाडा। तो भाई मुझे दूसरे लोग भी जवाब देना। साजिद भाई ने तो दे दिया कि जी मैं अपनी जान बचा के निकला था। साहब चोरी करके निकले थे। तो मुझे जवाब देना। सैयद साहब आप अभी आप कुछ बोल नहीं रहे इस बारे में, बीच में तो बड़ा बोलते हैं आप। लोग निकल रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने जो है साजिद साहब का जवाब नहीं दिया। साजिद साहब का सवाल अपनी जगह खड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कोई तसल्ली बस जवाब नहीं दिया उस बात का। तरक्की की नहीं रीजन। अच्छा छोड़े, अगर साजिद साहब की रजा थी तो इसका नहीं आप जवाब नहीं दे। पर्सन बन के मैं जवाब दे देता हूँ। शोएब भाई का कहने चौधरी साहब जवाब सुने। या मैं कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं आपने साजिद साहब की बात में वजन था, आप उसका जवाब नहीं दे सके सही से। सुन लेना चौधरी साहब। मैं शोएब भाई के स्पोकमैन बन के मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे बात कर लेने दे। मैंने ये कहा था कि हर कोई अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकलता है। मैं पहले सऊदी अरेबिया गया, सऊदी अरेबिया से मैं यहाँ पे आया इमिग्रेशन अप्लाई करके। तो मैंने जो है वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैंने जो मुल्क मुनासिब समझा। आप लोग भी इसी वजह से आए। तो आप लोग अगर इतने हमदर्द हैं कि जनाब पाकिस्तान से लोग निकल रहे हैं तो आप लोग ना आते। अब नहीं ये बात नहीं है, कहने का ये मकसद नहीं है साहब। क्यों नहीं? साजिद साहब ने कहा कि अब परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा हो गई है पहले के मुकाबले में। मुल्क की हालात इतने खराब हो रहे हैं। नहीं पॉपुलेशन की बात नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप जो है बात बदल रहे हैं। नहीं आप साजिद साहब की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं आप साजिद साहब की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बात को टर्न कर रहे हैं। नहीं आप बात को मोड़ रहे हैं किसी और रूप में। नहीं साजिद साहब का सवाल जो है चौधरी साहब देखिए, मैं जवाब दूं। चौधरी साहब एक सेकंड जरा मैं जवाब दे दूं शोएब भाई को। शोएब भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 91 में मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया था। 91 में मैं यूएस चला गया था। सही है? क्यों मैंने अभी आपसे कहा उसकी जो हमारे देखे मेरे लाख इख्तलाफात हैं एमपीएम से, लाख इख्तलाफात हैं, मगर जो बाबर नसरुल्लाह बाबर ने जो एमक्यूएम के लड़कों को, उर्दू स्पीकिंग लड़कों को जिस तरह मारा है मेरे भाई, वो मेरी आंखों देखा हाल है। तो इस वजह से मैंने कहा कि कहीं मैं भी इसकी लपेट में ना आ जाऊं। मुझे चांस मिला, मैं अमेरिका आ गया। भाई नसीरुल्लाह बाबर ने कराची में अमन कर दिया था। पार्टी की नसीरुल्लाह बाबर ने 25-30 हजार लोग मारे थे बच्चे। बिल्कुल मारे सर। 25-30 हजार जवान बच्चे मारे के साथ हो। बिल्कुल आपको नहीं पता ना, हमें पता है ना। आपको इस बारे में नहीं 30 हजार जवान बच्चे मारे। आपको मालूम नहीं है, ये हकीकत है। चौधरी साहब आपकी आखिरी बात कह दो। जो आप कह रहे हैं 2075 में मुल्क जो है वो पाकिस्तान 7वें 8वें नंबर पे होगा, वो आप शायद मुझे ये बताना, हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो बख्तावर की औलाद है वो पाकिस्तान की वजीर आजम या वजीर आजम बनेगा। यार कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है भाई? रोकना है तो रोक लो। कोई कहते हैं ना कि सुनामी आई है, रोक सके तो रोक लो। आप रोक लें यार। पहले जिस मुल्क में सुबह में गवर्नमेंट प्रेसिडेंट उनके बगैर गवर्नमेंट नहीं बन सकती। जी बिल्कुल सही कहा, जिनके बगैर गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी। शेब भाई की बात भी सही है, अगर रोक सकते थे तो रोक लें। देखे ना उनकी बात में कुछ तो वजन है ना, उन्होंने सही बात कही ना। अगर रोक सकते थे तो रोक लेते ना, उनके बगैर तो गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी। उसके पीछे जो है 200 पुलिस की गाड़ियां और एसपी से लेकर डीएसपी तक जो है 3 साल के बच्चे को सलूट कर रहे हैं। कई 100 पुलिस वाले खड़े होके गाड़ियां लेके पीछे वीडियो देख लें। जिस मुल्क का यह हाल होगा वो मुल्क तरक्की करेगा। शर्म आनी चाहिए यार। नहीं
सिर्फ जरदारी की पड़ी है, कुछ आपको ये लोग चीजें आए नजर आती हैं या बाहर के ये चीजें नजर नहीं आती, मैं तो पॉइंट आउट करता हूँ किसी किसी की बात वो आपको नजर आ जाती है। नहीं फेक वीडियो नहीं है, मैंने समीना को भेजी एक वीडियो, समीना आप भेज दें शुएब साहब को जो भुट्टो के बारे में। समीना अपने चैनल पे चला दे वो। मैं तो कहता हूँ चलाती नहीं है ना समीना, मैंने कहा शुएब भाई को कम से कम भेज दें। कर रहा हूँ नहीं ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनती है। मगर नसरुल्लाह बाबर ने जिस तरह इन महाजिरों को उर्दू स्पीकिंग वालों को मारा है ना सर, अल्लाह अल्लाह, यानी मैं आपसे, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं बार बार ये रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ, मेरे यहाँ रीजन ये था पाकिस्तान छोड़ने का। आ गए अरे यार क्यों चौधरी साहब के पीछे पड़ो यार, आगे बुढ़ापे में चौधरी साहब को क्या। चौधरी साहब आप पीपल्स पार्टी को नहीं रोक सकते जनाब। चाहे आप कुछ भी कह दें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर लें, मगर शुएब भाई की एक बात में बहुत वजन है कि हुकूमत नहीं बन रही थी, पीपल्स पार्टी के जैसे हुकूमत बनी है मुस्लिम नून लीग की। पार्टी को रोक लूंगा, मेरी कहा मजाल, अल्लाह ही रोकेगा। अल्लाह जैसे खड़खड़ाता है ना ऊपर से, गायब करता रहता है, समझे। अल्लाह बस जिस दिन चाहेगा उस दिन पूरी पार्टी गायब हो जाएगी। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि आपने तो पीटीआई को अभी तक गायब कर दिया, पीटीआई तो अभी कायम दायम है। अल्लाह देखिए पार्टी को गायब करना ना देखिए लीडर कैसे गायब। नहीं मगर शुएब भाई पीटीआई अभी भी आप कह रहे हैं कि पीटीआई को गायब कर दिया, पीटीआई गायब नहीं है, गायब नहीं है, पीटीआई अभी भी पावरफुल ही है। आपको भी पता है कि बड़ी बड़ी कुव्वतें अगर चाहें तो पीटीआई अभी सामने उभर के आ सकती है। हम जरदारी को नहीं छोड़ेंगे, मुर्तजा भुट्टो वाला ग्रुप जो कसम खा के बैठा हुआ है, हम जरदारी को नहीं छोड़ेंगे। हटाले जरी से सिक्योरिटी पता चल जाएगा। देखें अल्लाह का निजाम है, जब आप किसी को कत्ल करोगे 30,000 40,000 जवान मरवाओगे तो आप बचोगे क्या ऑटोमेटिकली। चौधरी साहब को कुछ करने की जरूरत थोड़ी है भाई, चौधरी साहब को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। चौधरी साहब कौन होते करने वाले, अल्लाह कर रहा है, समझे। बंदे खत्म कर रहे हैं ना अल्लाह। तो पार्टियां जो है खत्म हो गई होंगी कुछ भी, लेकिन यहाँ जो है बंदे जो खत्म हो रहे हैं जिस पार्टी के, तो इसका मतलब है सब में ज्यादा खुला वहीं से हो रहा है। कल के डाकू आज के भाई आसफ अली बस आपको इतना ही आता है, वो प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं, आपको इतना ही आता है, आप बस यही करते रहेंगे। नहीं यही तो बड़ी बदनसीबी की बात है, हम मना नहीं कर रहे प्रेसिडेंट बैठ गया, इससे ज्यादा बदनसीबी की बात क्या होगी। पाकिस्तान के लिए जरदारी दोबारा प्रेसिडेंट बना हुआ है, वो बंदा जिसने 14 साल कैद काटी वो प्रेसिडेंट बन के बैठा। और भाई उसको 14,000 साल उसको जेल में होना चाहिए था भाई। अभी तो नेल्सन मंडेला भी तो कैद करके आया था ना, वो बाद में लीडर बना, तो ऐसे लीडर बनते हैं भाई। यार शुएब साहब वो छिछोरा किस्म का आदमी यार, बक्सों में लड़कियों से सूटकेस में डॉलर भेजता है, बाहर पकड़ा जाता है, कस्टम इंस्पेक्टर तक तो मार दिया, कत्ल करवा दिया उसने, कस्टम इंस्पेक्टर तक तो मरवा दिया उसने। तसल्ली की बात है, तसल्ली की बात नहीं यार। ऑन द ग्राउंड परफॉर्मेंस ले लीजिए कि सारा पैसा जो है सिंह का उड़ा के सीधा दुबई जाता है। शर्जील मेमन का भी केस आने वाला है अभी रिसेंटली, जो शर्जील मेमन साहब ने जो इंग्लैंड में प्रॉपर्टियां ली है ना, इंग्लैंड में दुबई में, अभी समीना के चैनल पे आएगी वो प्रॉपर्टी के केसेस। जरा सा सेटलमेंट हो रहे थे, शर्जील मेमन रहने ना। अरे नहीं देखिए ये देखिए मुझे किसी से कोई जाति नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन नहीं हमको खुशी में बदले। ओ मैं हमको क्यों यार है। अब देखिए भाई इमरान खान है, इमरान खान के काम अच्छे थे, कुछ वो अच्छे काम थे, वो आएगा अल्लाह लेके आएगा उसको। मुझे एक काम बता दे, सिर्फ एक काम बता दे। बता दूं आइए सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। ये पाकिस्तान का वाहिद लीडर है, पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसने ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर 25,000 ले लिए उन्होंने शोरों ने कब्जा की हुई थी पूरे पाकिस्तान में, बगैर एक पैसा खर्च किए हुए उनकी प्रॉपर्टी इमरान खान ने एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अरबों की प्रॉपर्टियां जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी को सिर्फ इमरान खान ने दिलवाई है। वो खुद ख्याली है, नहीं
अली साहब सबसे बेहतरीन काम मैं बता देता हूँ। इमरान खान का सबसे बेहतरीन काम ये है कि जो आदमी ना दुल्हन बन सकता था ना दूल्हा बन सकता था, उसको पाकिस्तान का वजीर खारजा बना दिया। बिलावल भुट्टो को सोचे आप। सबसे बेहतरीन काम है उसका। ये साजिश ये जो बात है ना, तो ये अब आपको मैं इसके बारे में क्या कहूँ? ये आप इतनी सारी बातें करते रहेंगे। शोएब भाई को जो ना लड़ना नहीं है आप लोगों से, कोई बात नहीं करनी, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जो भी बोले वो ठीक है। वो एक उनकी अपनी पार्टी है, उसको सपोर्ट करते हैं, वो आके बात करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। और आप लेके उनकी पार्टी के अंदर की बातें करें। अंदर तो न जाने पार्टियों में, पॉलिटिक्स की पार्टियों में अंदर तो न जाने क्या क्या चीजें होती हैं। अब क्या हम सब चीजें बैठ के यहाँ पे हाईलाइट तो नहीं करते ना, तो इसलिए जरा कुछ एहतियात किया करें अपने लफ्जों का। जो मैं हमेशा शुरू स्टार्ट में कहती हूँ, चुनाव सही अदा करें, पॉलिटिक्स में बहस करें, जो भी बहस करते हैं। राइट, तो ऐसे होना चाहिए, किसी पर्सनल लाइफ में मत नहीं जाना चाहिए। कोई कह दे कि आपको ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं। अब चौधरी साहब अपना चौधरी साहब का अपनी राय है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत उसका बड़ा अच्छा कारनामा तालिबान को ले आया, ये थोड़ा काम रोजाना फौजी शहीद होते हैं हमारे। देखिए जो अच्छी बात है, वो मैंने बता दी, मैं खड़ा हूँ उसके साथ। जो बुरी बात है मैं वो कहता हूँ हाँ ये बुरी बात है, मैं कहूँगा बुरी बात है। मैं किसी लीडर की बिला वजह जो हिमायत नहीं करता। जिसका जो अच्छा काम होगा सबसे आप महाजन कौमी मूवमेंट कितनी हिमायत करते हैं यार? अरे यार हम भी नहीं लेता यार महाजन कौमी मूवमेंट का या किसी एमकेएम का या किसी का। दूसरा मेरे ऊपर शुरू हो जाते हैं। मेरा ताल्लुक पंजाब से, पंजाब का रहने वाला हूँ। तो है यार, मान ले यार। मैं तो हर पार्टी अभी मैंने इमरान खान की सपोर्ट में बात की, तो आप कहते हैं कि आप इमरान खान के आदमी हैं। मैंने ये कहा ही नहीं। मैंने आप मुझे एमकेएम का कैसा कह रहे हैं कि आप एमकेएम की बात मैंने कहा आपकी काफी डिस्कशन सुनी है। बुरी बात भी बताए ना किसकी? और जाफरी भाई इमरान खान की बुरी बात है खुल के मैंने बताई है। अब बार रिपीट करके क्या फायदा, टाइम जाया करने वाली बात है। तो जो आपने अच्छी बात पूछी कि कोई अच्छा करना हो, मैंने आपको बता दिया। पता नहीं ये छोटी सी बता दें एक वाहिद पार्टी है। एक सेकंड जी। हेलो जी। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, जा रहे हो सुबह उजरा है आला है। मैंने आपको कहा था कि मरियम नवाज सबसे आगे निकल जाएंगे, और आप देखें वो हर दिन कुछ ना कुछ एक नया काम कर रही हैं। उन्होंने अभी आज आपने देखा पिंक बस से जो चल रही थी, उनके टिकट फ्री कर दिए उन्होंने। जी एक सेकंड। जब मरियम नवाज साहब ने देखा आज पिंक बस से जो चढ़ी थी, उनको फ्री टिकट औरतों के लिए कर दिया। वाईफाई दिया उन्होंने 50। अब वो जो है वो घरों का असेसमेंट करवा रही है। उसके अलावा वो मोटरसाइकिल और तो वो काम हो रहा है। अब ये कि कंपटीशन होगा। अब जो है इसको देख के दूसरे वज़राए आला जो है वो काम करेंगे। एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होगा। जी ना, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। एक आदमी काम करता है तो उसको देख के दूसरा भी। अब वो फरियाद तालपुर ने भी वो पिंक बसें चलाई हैं। 2 महीने का जो है वो किराया खवातीन के लिए नहीं होगा उसमें, तो ठीक है। अवाम का जिस चीज में फायदा हो, चाहे मरियम नवाज करें, फरियाद तालपुर करें, गंडापुर करें, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। जी, अवाम का फायदा होना चाहिए और जमहूरियत में यही होना चाहिए।
तो मुझे तो अभी मगर हुकूमत होने बनने के बावजूद भी हुकूमत इतनी परेशान क्यों है? हुकूमत मुतमईन नहीं है अभी तक। जी, तो बहुत मुतमईन है यार। आपको लग रहा है कि हुकूमत मुतमईन है? हुकूमत मुतमईन नजर नहीं आ रही है। जो सारे साइड जो है वो पॉजिटिव चल रहे हैं। देखिए अभी सऊदी अरब का सैयद साहब बोल रहे हैं शेरवानी तो सबसे छोटा कॉलर है, तमीज के साथ बात कर रहा हूं उनके साथ। देखिए अब वो जो है वो सऊदी अरब के पहले आए थे और आया, उसने कुछ बातें करी आपके साथ। उसके बाद अभी ईरान के सदर आए हैं। उसके अलावा दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक से पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। तो उसके बाद अमेरिका के सदर आ जाएंगे, फिर चाइना के सदर आ जाएंगे जो सरमायाकारी कर रहे हैं इन चोरों के साथ है। उसके बाद दूसरा कोई सदर आ जाएगा इन चोरों के साथ। नहीं देखिए चोर तो सभी हैं, कोई कम चोर है कोई ज्यादा चोर है। तो घड़ी नहीं यार सैयद साहब, आप कम से कम यार जरदारी जैसे डाकू को, पीपल्स पार्टी वाली जैसी डाकू पार्टी को तो कम से कम आप निकलवाएं यार। हमने कम से कम इसके फेवर में तो बात नहीं किया गया। आप सियासी लिहाज से तो हरा दिया, आपको पूरी मना कराई किसी ने। देखिए वो सियासी हिसाब से तो आते नहीं है ना। नहीं वो सियासी हिसाब से सियासत करके तो नहीं आते हैं। जिस तरह वो ये पार्टी जो है इख्तिदार में है, कोई सियासत करके तो नहीं आती है। वो तो गुंडागर्दी, बदमाशी, डकैती, चोरी करके आती है। देखिए सियासत एक डिफरेंट चीज होती है। देखिए मैं बात करता हूँ हमेशा सियासी, तो मैं ये कहूँगा आपको किसी को भी हराना है आप सियासी। नहीं हाँ सैयद साहब, आप पता नहीं कैसी सियासी बात करते हैं। एक चीज पता है कि ये चोरी डकैती करती है और चोर तरीके से आती है हुकूमत में और कब्जा की रहती है, जिसने पूरे सिंध से रोडें खत्म कर दी। आप उसकी हिमायत में बात करते हैं सैयद साहब, यार की बात हिमायत में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात कर रहा है। जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप? जाके सियासी पार्टियां जो है भाई दीगर सियासी पार्टियां जाके भाई आप इंटीरियर सिंध में जाके काम करें ना, दीगर पार्टियां जाती क्यों नहीं है? अरे कहीं तो कर लेते हैं, उन्होंने कहीं भी काम नहीं किया ना। ना इंटीरियर सिंध में किया, ना पट्टे में किया, ना कच्चे में किया। सिंध में अब भाई जो इंटीरियर सिंध नहीं था उसको भी इंटीरियर सिंध बना दिया, मांझोदाड़ो बना दिया पूरे सिंध को। भाई आपका रोना, पूरे सिंध को मांझोदाड़ो बना दिया है डकैत ने। आप जाके उसको पैरेंट बनाते, आप मेहनत तो करें, जाके वहाँ पे काम तो करें। अरे यार सारा विजिट किया हुआ, आना जाना रहता है भाई, यार क्या काम करेगा यार जब जो पुलिस वाले। रुक जाएगा साजिद भाई को कोई सवाल करना था, वो बहुत देर से आएंगे। साजिद भाई क्या कहेंगे? भाई आप जाए ना सिंध में काम करें ना। साजिद भाई आपने कोई सवाल करना है तो आप बोल रहे थे। जी बोले, क्या कहेंगे? बोल पर है जी, बोले सैयद साहब आप बोले। इनका तो शायद मेरा आवाज कह रहा हूँ कि दीगर पार्टियों को चाहिए कि वो जाके सिंध में काम करे, वहाँ ऐसे ही काम करे सिंध में जैसे पीपल्स पार्टी कर रही है। 1,80,000 पुलिस वाले हैं, जिसमें से 28,000 कराची में, 28,000 में से तकरीबन 15,000 पुलिस वाले जो है इनके घरों के अंदर है पीपल्स पार्टी वालों के लिए। और 3.5 करोड़ की आबादी पे 14,000 पुलिस वाले हैं जो थाने से भी नहीं निकलते हैं, चोरी डकैती फुल चल रही होती है। जो इंटीरियर सिंध में जो पुलिस वाले हैं जो 1,80,000 में से बचे हैं, वो लेडी पुलिस जो अपॉइंट की भी है, वो सब इन लोग वडेरों के और इनके MP MLAs के खानदान वालों के घर में खिदमत कर रही है। और ये आज से चल रहा है क्या? ये शुरू से चल रहा है सिंध में। तो इसकी बात करें ना आप क्यों नहीं करते है? उल्टा जो है वो जैदी साहब वाली बात कर रहे हैं। जैदी साहब ने 60,000 जो है अपॉइंट करा दिए थे MKM के, जिनको निकाल दिए थे। और मदर अब्बास साहब से मेरा हफ्ता हुआ छुट्टी वाले दिन, कहने लगे, उन्होंने कहा जो भी ये बात कर रहा है वो पीपल्स पार्टी के खास हिमायती है जो इसकी सीधी बात कर रहे हैं। 60,000 बंदा MKM की मजाल, MKM कभी ऐसे पावर नहीं, पुलिस ने 7,000 बंदा किया, 7 बंदे नहीं लगा सकी MKM। सुने मजा सैयद साहब को भी MKM के बारे में काफी मालूमात है, इन्फॉर्मेशन है उनके पास। बताइए 7,000 बोला भी फ्राइडे जी, 7,000 बंदा बगैर ट्रेनिंग के जो है ना वो MKM के कंट्रोल में चल रहा था और उनको तनख्वाह मिल रही थी। ये इतना बड़ा मजाक हुआ है चैनल पे। अगर आप दूसरों को बात करने का मौका देंगे तो कोई बात करेगा। देखिए पाकिस्तान में हर सूबे में सियासी बुनियादों पे भर्ती होती है जी। अभी जो केस है एक और पार्क में 500 पुलिस वाला था इमरान खान के साथ जी बिल्कुल ऐसी है। इमरान खान ने अपने दौर में
आज आपका ये कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पिंकी डाकू है और वो दूसरी भी डाकू है, ये सारा उसकी अलीमा भी डाकू है, ये सारी डाकू है, इनकी औरतें भी डाकू है। ये कैसी बात है? यार डाकू की जहाँ तक बात है वो पिंकी को तो बच्चा होने वाला हो गया, ये बीमार हो गई, आपको पता है किसी को? देखिए डाकू की जहाँ तक अल्लाह, ये कहाँ से खबर लेकर आ गए चौधरी जाफरी भाई आप? ये तो कोई खबर ही नहीं है जो आप लेकर आए सब। पंजाब का सबसे बड़ा आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का? जाके चेकअप कराती है और किसी के पास नहीं करा रही, वो कहती है मैं नहीं कराऊंगी किसी, वो प्रेग्नेंट हो गई है। यार वो जाफरी भाई जाफरी भाई ये तो कितनी पर्सनल बात कर रहे हैं, और ये पर्सनल बात सही नहीं है जाफरी भाई, इसलिए कि जब आपके पास प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये आप गलत बात मेंशन कर रहे हैं। ये आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसका कोई हकीकत नहीं है, हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। प्लीज इसका ख्याल रखें। और ऊपर से कि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उस खबर से जो आप बात कर रहे हैं। यहूदी भी बोलेंगे, हिंदू भी बोलेंगे, ये सारा कुछ बोलेंगे इसको। अगर किसी को आग लगती है तो लगे, मैं इमरान को कहूंगा, मैं किसी को पसंद नहीं करता। तेरा है खवातीन के ऊपर बातें करना है, उनके कारकुनों का, उनकी ये बात तो सही नहीं है। बाकी ये है कि कभी कभी ये जो नहीं, कभी कभी ये होता है, ये जो जादू टोना करते हैं ये फॉल बैक कर जाता है, तो वो उल्टा इल्म हो जाता है। ये बात तो मैंने सुनी है, मगर ये बात तो पर्सनल बहुत ये तो कितनी गलत बात है ना जाफरी साहब, कहाँ से इत्तला लेकर आए हैं कि ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये है कि जो काला जादू वगैरह करते हैं तो कभी कभी अमल उल्टा हो जाता है, तो वो अपने ऊपर आ जाता है। ये हो सकता है, मैं कह सकता हूँ, मगर ये कि ये पर्सनल है, ये जाफरी भाई करे, मैं तो ये बात नहीं कह सकता। बाकी ये दूसरी बात ये है कि यार सियासी बात करो भाई, पर्सनल बात ना करो तो बेहतर है। सियासत में सियासत का शो है, कोई पर्सनल वहाँ जाके और वहाँ अपनी जगह बनाए और पीपल्स पार्टी को वहाँ जाके शिकस्त दें। ये सबसे आसान तरीका यही है, इसके अलावा कोई। तो अच्छा ये बताएं कि जो पीटीआई के साथ अभी जो हुआ है, जो पीटीआई अभी कह रही है, उमर अयूब ने कहा है कि जलसा निकालेंगे ज़िमनी इलेक्शन के खिलाफ। जो 8 फरवरी में जो इलेक्शन हुए थे उसके खिलाफ तो उनको मैंडेट मिला नहीं, अभी तक शोर ही मच रहा है इनका। तो अब ज़िमनी इलेक्शन में भी वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? आपको नहीं लगता कि बड़ी बड़ी कुव्वतें जो हैं जो ये बना रही है, तो उनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किस सिमत की तरफ जा रही है? तो जलसा जरूर बिल्कुल करना चाहिए, सियासत करनी चाहिए, लेकिन ये जो आपने उमर अयूब का नाम लिया है ना, ये बंदा मुझे पसंद नहीं है। ये अयूब खान का पोता है, ये डिक्टेटर है, इन्होंने पाकिस्तान बर्बाद करने में इनका सबसे बड़ा काम है, तो इसका नाम ना लिया करें मेरे सामने। उसी ने कहा ना, उसी ने कहा कि जी हम जलसा करेंगे। पाकिस्तान तबाह कर दिया यार, इनके पास दौलत कहाँ चाहिए, जनरल टायर और ये वो सारे, ये लोग सब 2 नंबर ही से बनाया ना। ये दादा इनके और इनके अब्बा और ये खुद, ये 2 नंबर लोग हैं भाई, इन्होंने पाकिस्तान बर्बाद करने में सबसे बड़ा इनका हाथ है। आप जो अभी मरियम की तारीफें कर रहे थे, तो वो किसकी बेटी है? उसका नाम ले लिया करें, जिस दिन पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दी। कुछ तो सही यार, कुछ तो अकल यार, माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई है। देखो मरियम आज जो बैठी है ना वज़ीर-ए-आज़म बनके, मरियम जो वज़ीर-ए-आज़म बनके बैठी है ना, उमर अयूब के दादा जान का बड़ा कारनामा है। अगर वो सियासत तबाह नहीं करते तो ये खानदान कभी भी नहीं आता, ये जिलानी नहीं आता, और जिलानी नहीं आता तो शरीफ नहीं आता। भुट्टो भी जिंदा नहीं होता मेरे भाई, भुट्टो जिंदा भी नहीं होता मेरे ख्याल में। बस यही बात है ना, बात समझिए जो आपने अब तक भुट्टो जिंदा किया हुआ है। बाकी ये है कि पीपल्स पार्टी को हराना है तो फिर पूरी बात बताए ना। तो आप आधी बात उमर अयूब पे खत्म कर दी आपने, उसका नाम मत लो। यार उमर अयूब जो है डिक्टेटर की औलादों में से है, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। डिक्टेटर कोई भी होगा मैं उसको पसंद नहीं करूंगा। मैंने कहा ना ये तो अयूब खान की वजह से आज मरियम नवाज है ना, अगर अयूब खान नहीं होता सैयद साहब आपने ये क्या बात करी है? पीपल्स पार्टी को हराना है तो सिंध में काम करना है, पीपल्स पार्टी को हराना है तो गुंडागर्दी करनी है, आप नेता बने, आप चोरी करना सीखे, इस किस्म की एक्टिविटी करें तो आप पीपल्स पार्टी के बराबर आएंगे। कोई शरीफ आदमी पीपल्स पार्टी, शरीफ आदमी का पीपल्स पार्टी से सियासत का क्या ताल्लुक? मैं तो पॉजिटिव कंपटीशन का हामी हूँ, मैं नेगेटिव कंपटीशन में नहीं जा रहा। ये पॉजिटिव आपका हमारे समझ से बाहर है, आपका पॉजिटिव।
भाई मरियम नवाज अगर अच्छा आज उसने वर्चुअल पुलिस स्टेशन खोला खवातीन के लिए तो मैं कहता अच्छा वो तो मरियम नवाज को छोड़े ना, पीपल्स पार्टी के बारे में जो बातें कर रहे हैं वो तो मजाक का खैर है भाई। भाई आज अभी देखे पिंक बस चलाई ना उन्होंने 2 महीने के लिए किराया फ्री कर दिया उन्होंने। चले जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो कॉलर शामिल हुए। मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच आप सब जो शामिल हुए। जाते रहते यही कहूंगी, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए जाते हैं, अल्लाह हाफिज।